अध्याय 51। ये केवल उचित है अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे चांदी का भेड़िया राजा चांदनी की रोशनी में चमक रहा था जो उस पर से परावर्तित हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह चमक रहा हो। चट्टान पर भेड़िया राजा का चांदी का फर हवा में कला के एक बेहतरीन काम की तरह लहरा रहा था। हालांकि रेन शियासु का इसकी सराहना करने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल भाग जाना चाहता था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि भेड़िए पहले ही गढ़ 113 के आसपास से निकलकर कई सौ किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखला की ओर चले गए थे? वे अचानक यहाँ क्यों आ गए थे? चट्टान ज्यादा दूर नहीं थी और भेड़ियों को यहाँ पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हालांकि रेन शियासु को सबसे ज्यादा चिंता दूसरे भेड़ियों के बारे में थी। क्या होगा अगर वे आसपास हों? रेन शियासु चिल्लाया, घाटी में जल्दी चलो। लियू बू दंग रह गया। घाटी में घुस जाओ, क्या तुम पागल हो? अगर हम घाटी में घुस गए तो क्या हम अपनी कब्र खुद नहीं खोद रहे होंगे? अगर हम अभी घाटी में नहीं गए तो हम सब मर जाएंगे। रेन शियासु पिकअप के किनारे पर पहुंचा और घाटी की ओर भागने से पहले बड़े और बल्कि बरकरार चूहे के शव को पकड़ लिया। उसे भेड़ियों के साथ सबसे अधिक अनुभव था, इसलिए वह सबसे अच्छी तरह से जानता था कि अगर वे अभी भाग नहीं गए तो उन्हें कितने भयानक विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। जब भेड़ियों को जंगल को साफ करने के लिए नियुक्त किया गया होगा तो उनके प्राकृतिक शिकारियों को गढ़ द्वारा समाप्त कर दिया गया होगा, जिससे उन्हें जंगल में निर्भय होकर घूमने की स्वतंत्रता मिल गई होगी। रेन शियासु ने अपने पीछे देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि बाकी लोग अभी भी कैंप फायर के पास से अपना सामान निकालने और उन्हें वापस अपने वाहनों में लोड करने के मूड में थे। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए अभी भी बहुत दूर थे। कोई भी इस स्थिति के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था। इसके अलावा रेन शियासु ने पहले बताया था कि ये भेड़िए घाटी में घुसने की हिम्मत नहीं करते। इससे भी इन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। जब तक वे घाटी में घुस सकते थे जो लगभग 10 मीटर दूर थी, वे सुरक्षित रहेंगे। रेन शियासु ने सोचा, ये लोग वाकई मरने से नहीं डरते। वे ऐसे समय में भी अपने कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? क्या उन्हें पहले कम से कम खाना और पानी तो नहीं लेना चाहिए? इस समय रेन शियासु को एहसास हुआ कि यांग शियाओजिन, जू जियांचू और उनमें टीम के भीतर सबसे अधिक जागरूकता थी। जू जियांचू तुरंत अपनी बंदूक और गोला बारूद लेने के लिए अपने वाहन के पास गया, जबकि यांग शियाओजिन ने एक ड्राइवर को बंदूक दिखाकर धमकाया और उसे वाहन में बैठाकर गाड़ी चलाने के लिए कहा। लेकिन अब रेन शियासु क्या कर सकता था? निश्चित रूप से वह उनके साथ यहाँ नहीं मर सकता था। जब वह घाटी में भागा तो उसने दोनों तरफ की चट्टानों को देखा। हालांकि यह खड़ी चढ़ाई लग रही थी, लेकिन अगर उसे चढ़ना पड़ा तो उसके पास पकड़ने के लिए कुछ सहारा था। एज बाय ऑफ फ्यूचर रेन शियासु इसकी जांच कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने दूसरों से कहा था कि भेड़िए घाटी में प्रवेश नहीं करेंगे ताकि वह इस सच्चाई को छिपा सके कि वह कैसे बच गया। लेकिन वह जानता था कि उस समय भेड़ियों ने घाटी में उसका पीछा करते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था। तो भेड़िए निश्चित रूप से उनका पीछा करेंगे और उस समय बचना एक बड़ी समस्या होगी। ऑफ रोड वाहन परिवहन का एक बेहतरीन साधन थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि क्या वे समतल भूमि पर भेड़ियों से भी आगे निकल सकते थे? घाटी में इस पथरीली सड़क पर तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिन पहले निजी सैनिकों ने भेड़ियों के साथ संघर्ष किया था। हालांकि कई सौ सैनिक भरी हुई बंदूकें के साथ थे, फिर भी उनमें से कई आधे भेड़ियों को काटकर मार दिया गया। उनसे सिर्फ 20 से कम होने के कारण ये किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं था। इन घटनाओं के लिए एक उपयुक्त कहावत थी, जब तक आप बाकी सभी से आगे निकल जाते हैं तब तक आपको भेड़ियों से आगे निकलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 1 दर्जन से अधिक लोग भेड़ियों की गति को धीमा नहीं कर सकते थे। अगर कुछ भी हो तो वे सब मर जाएंगे। यही कारण था कि रेन शियासु तुरंत वाहन में नहीं चढ़ा, बल्कि घाटी की ओर भाग गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने घबराहट में यह निर्णय लिया था, बल्कि इसलिए कि उसे शुरू से ही पता था कि अगर वह वाहन में चढ़ भी गया तो भी वह बच नहीं सकता था। उसे कोई दूसरा रास्ता तलाशना था। अगर उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता तो उसे रॉक पर चढ़ना पड़ेगा। भेड़िए चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे दीवारों पर चढ़ नहीं सकते, है न? रेन शियासु को यकीन नहीं था कि उसके पास चोटी पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत है या नहीं, लेकिन जीने का यही एकमात्र तरीका था। इस बार किसी ने एक वाहन को रोक दिया और उसे घाटी की ओर बढ़ा दिया। अब सभी के लिए पर्याप्त वाहन नहीं थे क्योंकि पूर्ण तरह से परिस्थितियां हो चुकी थीं। जंगल के किनारे भेड़ियों को देखकर सभी लोग डर गए। वे भेड़िए शायद लंबे समय से भैंसों जैसे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वे धीरे धीरे इंसानों की ओर बढ़ रहे थे। लियू बू डर के मारे चिल्लाता रहा और कई सैनिकों के चेहरे पर सफेद दाग पड़ गया। जो लोग अपने सामान पैक करने के लिए दृढ़ थे, वे अब एहसास हुए कि वे कितने मूर्ख थे। अगर वे अपना सामान लेने नहीं गए होते तो शायद अब तक वे घाटी के अंदर पहुंच गए होते। रुको, दरवाजा बंद मत करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। थोड़ा सा अंदर घुस जाओ, हम सब अंदर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति गाड़ी में घुस पाता, लियू बू ने उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। उसके बाद गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया गया। गाड़ी चलाना शुरू करो, जल्दी करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। रेन शियासु इस समय बहुत शांत था। जंगल में कोई सही या गलत नहीं था। जीना सच्चा था, जबकि मरना गलत था। अब वह केवल जीवित रह सकती थी और अंतिम जीवित व्यक्ति बन सकती थी। बस इतना ही। 4 वाहन जो अभी भी काम कर रहे थे, सीधे घाटी में चले गए। ऐसा करने के लिए उन्हें 2 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा जो समय पर अंदर नहीं जा पाए। अचानक उन्होंने घाटी के बाहर से 2 चीखें सुनी। रेन शियासु कांप उठा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भेड़िए उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थे। जब गाड़ियां रेन शियासु के पास से गुजर रही थीं, तो उनमें से एक ने वास्तव में उसके लिए गाड़ी रोकी। उसने देखा कि यांग शियाओजिन गाड़ी की पिछली सीट से ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान रही थी। वह रेन शियासु की ओर मुड़ी और बोली, चढ़ जाओ। रेन शियासु दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग शियाओजिन ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बंदूक दिखाकर धमकाएगा। इसके अलावा उसका गाड़ी में बैठने का कोई इरादा नहीं था। क्या इस भगवान भटकाने वाली जगह पर कोई गाड़ी भेड़ियों से आगे निकल सकती है? यांग शियाओजिन को लगा कि रेन शियासु हिलने वाला नहीं है। उसने अपने दूसरे हाथ से एक काली पिस्तौल M9 निकाली और उसे रेन शियासु पर तान दिया। गाड़ी में चढ़ जाओ। रेन शियासु अवाक रह गया। उसने मुड़कर घाटी से बाहर देखा और जो कुछ उसने देखा उसे आश्चर्यचकित रह गया। यांग शियाओजिन ने भी उसकी निगाह का अनुसरण किया और पीछे देखा। उसने देखा कि भेड़िए घाटी के बाहर रुक गए थे। कई दर्जन विशाल भेड़िए चुपचाप घाटी के प्रवेश द्वार में झांक रहे थे। उनके फर खून से सने हुए थे। एज बाय ऑफ फ्यूचर लियू बू ने अपने वाहन से भेड़ियों को देखा और चौंक कर कहा, तो वे वास्तव में घाटी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम सुरक्षित हैं। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ियों से बचकर वे किसी आपदा से बच गए हों। कोई तो रोने भी लगा, हम बच गए। लियू बू ने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शरणार्थी बच्चा सच कह रहा होगा। लेकिन रेन शियासु को जरा भी चैन नहीं था क्योंकि उसने इन लोगों से झूठ बोला था और उसे उम्मीद नहीं थी कि भेड़िए वास्तव में उनका पीछा करना बंद कर देंगे।
इसका क्या मतलब था? इससे पता चला कि पिछले साल जिन पर्वतों में वाकई कुछ बदलाव हुए थे। शायद यही वजह रही होगी कि भेड़िए इस जगह पर आकर रुक गए थे। इसका ये भी मतलब था कि घाटी के उस पार स्थित जिंक पर्वतों में ये कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया होगा। चट्टान पर लिखे हुए 5 शब्द जो कहते थे, यहाँ रुक जाओ, तुम जो जीवित हो, बिल्कुल भी झूठ नहीं थे। उन्हें क्या करना चाहिए? गाड़ी से कोई उतरा और घाटी के बाहर खड़े भेड़ियों को देखा। क्यों न हम यहीं अपना शिविर लगा लें और भेड़ियों के जाने का इंतजार करें, फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाएं जिस रास्ते से आए थे। रेन शियासू ने सोचा, मैंने इससे ज्यादा बेवकूफाना सुझाव कभी नहीं सुना। उसने कहा, अगर तुम सब वापस जाना चाहते हो तो चलते रहो। मैं कभी भी उसी रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा। सभी नए अध्याय N9A11com पर जूजियांचू ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ये सही है, अब हमारे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की स्थिति में जंगल मूलतः भेड़ियों का घर था। यदि आप उनके जाने का इंतजार करना चाहते हैं तो आप उनसे कहाँ जाने की उम्मीद करेंगे? यहाँ से गढ़ तक वापस आने में 3 दिन लगे। 3 दिनों के अंतराल में इन भेड़ियों के पास इतना समय भी हो सकता है कि वे वेयरवुल्फ में बदल जाएं और आपको अच्छी तरह से पीटें। बेशक भेड़िए वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकते। ये तो बस एक उदाहरण था। किसी ने भी जूजियांचू को जवाब नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि वे चाहते हुए भी जब भी वापस जाने का फैसला करें, वे मर जाएंगे। उनके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता गढ़ 112 की ओर जाना था। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लियू बुस ने रेन शियासू को देखा और पूछा, तुम उस चूहे को क्यों ले जा रहे हो? खाने के लिए, बेशक। रेन शियाओजू ने तथ्यात्मक रूप से कहा, मैं इसके साथ और क्या करूंगा? लियू बस को लगभग उल्टी आ गई। तुम इसे खाने जा रहे हो? रेन शियासू ने कहा, सारा खाना खत्म में है और अब खत्म चला गया है। अगर मैं यह नहीं खाऊं तो मुझे क्या खाना चाहिए? साथ ही उन्हें खाना ही उचित है क्योंकि वे मेरे पटाखे खाने के लिए हैं। लियू बू अवाक रह गया। ये बात तो उचित ही लगती है। दरअसल रेन शियासू को पता चला कि इस समूह के सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन और पानी की आपूर्ति की होगी। यद्यपि रेन शियासू ने लियू बुस को परेशान कर दिया था, लेकिन वास्तव में उसका इरादा चूहों को खाने का नहीं था। अध्याय 52, चेहरे पर कीड़े अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे लियू बू, लुओ शिन्यू और गढ़ में रहने वाले अन्य लोगों के लिए चूहा गंदगी का पर्याय था। परंपरागत रूप से वे जीव थे जो सीवर में इधर उधर घूमते थे और प्लेग, बीमारी, मियाज़मा आदि का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि रेन शियासू भी चूहे नहीं खाता था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने उन्हें पहले सड़ा हुआ मांस खाते हुए देखा था। इससे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन शहर के दूसरे शरणार्थियों के लिए उनकी स्वाभाविक सोच ये थी कि जंगल में चूहे भी भोजन ही हैं। ये चूहे इंसानों से खाना चुराते थे और दूसरे जीवों का शिकार भी करते थे, इसलिए उनमें और किसी दूसरे जंगली जानवर में कोई अंतर नहीं था। शहर में खाने की कमी होने के कारण वे दीमक खाने लगे, चूहे तो दूर की बात है। ये चूहा उन्हें चलता फिरता मांस का टुकड़ा ही लगता था। गढ़ में रहने वालों की तुलना में शरणार्थियों की भोजन के बारे में धारणा अलग थी। शरणार्थियों को लगता था कि वे कुछ भी खा सकते हैं, बशर्ते कि इससे उनकी मौत न हो। अब पिकअप नष्ट हो चुका था और उसमें मौजूद खाद्य सामग्री सैनिकों ने गोलियों से भूनकर राख कर दी थी। अगर अभी भी खाना बचा हुआ था तो भी भेड़ियों के हमले के जोखिम के कारण कोई भी उसे वापस लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे में उन्हें आने वाली भूख और भुखमरी को सहना होगा। हालांकि रेन शियासू को डर नहीं था। उसके अलावा कोई भी इस जंगल में भूखा मर सकता था। इस समय रेन शियासू यांग शियाओजिन को देख रहा था। पहले उसने सोचा था कि जब उसने ड्राइवर पर बंदूक तान दी थी तो वह उसे बचाना चाहती थी, लेकिन जब उसने उस पर भी बंदूक तान दी तो उसे एहसास हुआ कि उसे केवल एक मार्गदर्शक की जरूरत थी जो पर्यावरण से परिचित हो। या शायद यांग शियाओजिन को एहसास हो गया था कि अब से खाना ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि रेन शियाओजू ने इस मामले में कुशलता दिखाई थी। इसलिए उसे अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ा जो उसके लिए खाना ढूंढ सके। चूंकि अलग अलग व्यवसायों में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों के लिए आग्नेयास्त्रों में कुशल होना जरूरी नहीं था कि वे जंगल में जीवित रहने में भी कुशल होंगे। लेकिन जैसा कि हुआ, रेन शियासू जंगल में जीवित रहने में भी कुशल थे। रेन शियासू ने सोचा कि यदि जंगल में जीवित रहने की उनकी कुशलता को कौशल के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो क्या होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसने मन ही मन पूछा, जंगल में जीवित रहने की मेरी कुशलता क्या है? इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। आप मास्टर स्तर पर हैं, महल से आवाज ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। रेन शियासू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जंगल में जीवित रहने का कौशल मास्टर स्तर का होगा। यह आश्चर्यजनक लगा। किसी कारण से रेन शियासू को यांग शियाओजिन की पहचान पर संदेह हो रहा था। गढ़ में रहने वाले व्यक्ति के रूप में उसने बहुत निर्णायक रूप से काम किया और कभी भी कोई लापरवाही नहीं की। अभी भी आधी रात थी, इसलिए सभी लोग बहुत थके हुए थे। चूंकि भेड़ियों की घाटी में घुसने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे कई किलोमीटर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गए। वे रुक गए क्योंकि उन्हें अपनाए जाने वाले प्रतिकार उपायों पर चर्चा करनी थी। इसके अलावा उन्हें डर था कि घाटी के उस पार क्या होगा। वे घाटी में चलने में जितना हो सके उतना विलंब करना चाहते थे। हम सिर्फ आगे बढ़ते रह सकते हैं, शू शियानचू ने घाटी में खड़े होकर कहा। इस घाटी को हाउलिंग घाटी कहा जाता है। यह अब शांत लग रही है, लेकिन आप सभी ने देखा है कि यहाँ हवा कितनी तेज हो सकती है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पहले भी कोई इस घाटी से उड़ा हुआ हो। लेकिन रात में यहाँ कोई हवा नहीं चलती, लियू बू ने आश्चर्य जताया। शाम से लेकर अब तक बहुत ज्यादा हवा नहीं चली है। वाहनों को एक दूसरे के बगल में पार्क करके ढाल की तरह काम करने से हवा हमारे लिए ज्यादा समस्या नहीं बननी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, हम अभी यहाँ आराम कर सकते हैं, लेकिन हमें सुबह होने से पहले ही निकल जाना है, जू जियांचू ने मना कर दिया। और हमारे पास कोई खाना नहीं बचा है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता घाटी से बाहर निकलना है ताकि हम भोजन की तलाश कर सकें। ऐसा नहीं लगता कि इस घाटी में कोई भोजन है। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे थोड़ी भूख लग रही है, लियू बू ने धीरे से कहा। रात के समय सभी लोग कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे। डर के कारण उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगी, लेकिन रात के खाने के समय से 5 से 6 घंटे बीत चुके थे और सभी ने भागने में बहुत ज्यादा सहनशक्ति और ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए वे सभी थोड़े भूखे थे। किसी ने शिकायत की, अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले खाने की चीजें लेने जाता। हालांकि पिकअप को इतनी बुरी तरह से गोली मारी गई थी कि वह पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन खाना अभी भी खाने लायक था। अब हम क्या कर सकते हैं? अभी हमें लगभग 2 सप्ताह का सफर तय करना है। हम क्या खा पी सकते हैं? लियू बू ने पूछा। इस सवाल के साथ सभी की नजरें रेन शियासू पर टिक गईं। सभी की राय में रेन शियासू जंगल में जीवित रहने में अद्भुत था। क्या रेन शियासू ने बड़ी मछली नहीं पकड़ी? हालांकि रेन शियासू ने अपने पैरों के पास चूहे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सब इसे खाना चाहते हो?
सभी चुप हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वे अपनी बुद्धि पर काबू पा लेंगे तो चूहे को जरूर खा लेंगे। ये सच्चाई थी। दरअसल काफिले में मौजूद हर कोई जानता था कि रेन शियासु निश्चित रूप से उन्हें भोजन खोजने में मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरकार काफिले ने इससे पहले रेन शियासु को कोई भोजन नहीं दिया था। न केवल उन्होंने उसे बहिष्कृत किया, बल्कि जानबूझकर उसका मजाक भी उड़ाया और उसे लगातार मुश्किल परिस्थितियों में डाला। ऐसे में वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि वह उन्हें भोजन खोजने में मदद करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कुछ लोगों के मन में अचानक लियुबू के बारे में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। जब पिकअप में बहुत सारा सामान था तो रेन शियासु को कुछ खाना देने में क्या बुराई थी। देखो हालात कैसे बदल गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस स्थिति में फंस जाएंगे। हालांकि उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लियुबू ने रेन शियासु को कोई भी भोजन देने से इनकार कर दिया तो वे सभी हंस रहे थे। उस समय रेन शियासु ने मन ही मन उपहास किया, यहाँ हर आदमी अपने लिए ही है। चलो अब थोड़ा आराम करते हैं, भोर होते ही हम सीधे घाटी से होकर निकलेंगे, जू जियांचू ने फैसला किया। एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम सभी को सावधान रहना होगा। चलो सुनिश्चित करें कि भोजन के बारे में बात करने से पहले कोई और खतरा न हो। 1 या 2 दिन हमें भूख से मरने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब शहर में खाने की कमी हो गई तो रेन शियासु ने देखा कि कोई व्यक्ति पेड़ की छाल और जड़ें खा रहा था। उसके बाद उन्होंने मरने से पहले मिट्टी भी खा ली। रेन शियासु को अच्छी तरह पता था कि भूख लगने पर लोगों का क्या होगा। अभी तो वे चूहे नहीं खाएंगे, लेकिन अगले 2 दिन में वे इतने हताश हो जाएंगे कि मिट्टी भी खा लेंगे। इस समय यांग शियाओजिन रेन शियासु के पास गया और उसे एक खंजर थमा दिया। रेन शियासु हैरान रह गया। क्या तुम वह मुझे दे रहे हो? यांग शियाओजिन ने कहा, मैं इसे आपको उधार दे रहा हूँ। शर्तें? रेन शियासु ने पूछा। इन दोनों लोगों ने बहुत ही सीधे तरीके से व्यवहार किया। इस दुनिया में प्यार और नफरत बिना किसी कारण के नहीं होते, इसलिए कोई कारण तो होगा ही कि यांग शियाओजिन अपना खंजर रेन शियासु को क्यों उधार दे रही थी। भोजन? यांग जियाओजिन ने कहा। तो फिर इसे मुझे उधार देना ही काफी नहीं है? रेन शियासु ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको इसे मुझे देना ही होगा। जरूर। यांग जियाओजिन मुड़ा और चला गया। रेन शियासु दंग रह गया। दरअसल यांग शियाओजिन ने शुरू से ही खंजर को एक व्यापारिक शर्त के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। जब उसने कहा कि वह उसे उधार देगी तो ये केवल बातचीत के लिए कुछ जगह छोड़ने के लिए था। रेन शियासु को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसे लगा कि भविष्य में यांग शियाओजिन के साथ व्यवहार करते समय उसे अधिक सावधान रहना चाहिए। उसने खंजर का निरीक्षण किया और पाया कि यह उन सभी धातु के हथियारों से कहीं बेहतर गुणवत्ता का था जो उसने ओल्ड वान की किराने की दुकान में देखे थे। उसने यह अनुमान तब लगाया जब उसे चाकुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। रेन शियासु ने खंजर को वापस म्यान में डाल दिया और उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया। अचानक रेन शियासु भयभीत हो गया। उसने चट्टान के ऊपर देखा और सभी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। वहां ऊपर क्या है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, घाटी के अंदर एक दूसरे से टकराने वाले कठोर सीपों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। जू जियांचू ने अपने सिर पर एक चमकीली टॉर्च जलाई और देखा कि चट्टानों की दीवारों से रेंगते हुए कीड़ों का एक अनगिनत काला झुंड नीचे आ रहा है। यहाँ पहले किसी ने इन कीड़ों को नहीं देखा था। काले कीड़े के खोल के पीछे के पैटर्न मानव चेहरे से मिलते जुलते थे। जब वे चट्टान की दीवार के नीचे लोगों के समूह पर बेतहाशा नीचे की ओर दौड़े तो उनके जबड़े खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी तरह के आदेश का पालन कर रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ ऊंचाई से रेन शियासु और अन्य पर छलांग लगा रहे थे। रेन शियासु ने अपना खंजर निकाला और उस बड़े कीड़े को काट डाला जो उस पर झपटा था। फिर वह चिल्लाया, भागो, यह क्या बकवास है। लियुबू तो डर के मारे मर ही गया। अध्याय 53। एक साफ विवेक अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। यद्यपि रेन शियासु कई वर्षों से जंगल में जा रहा था, लेकिन उसने इससे पहले फेसबग्स के बारे में नहीं सुना था, उन्हें देखना तो दूर की बात थी। रेन शियासु चींटियों और दीमकों का सामना करते समय भी शांत और संयमित रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसके शरीर पर खून की गंध नहीं होती तो आजकल की बड़ी चींटियां उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन ये चेहरे वाले कीड़े बहुत डरावने थे। ये स्पष्ट था कि वे लोगों को खाना चाहते थे। चून की घाटी में ज्यादातर समय बहुत तेज हवा चलती थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि ये फेसबग आमतौर पर कहाँ छिपे रहते हैं। अब जब उन्हें अपना शिकार दिख गया था तो वे पूरी ताकत से बाहर निकल रहे थे। क्या भेड़ियों को इसी बात का डर था? अगर रेन शियासु को पता होता कि घाटी में इतने सारे चेहरे वाले कीड़े हैं तो वह किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आता। इस बार उसने चूहे को ले जाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने चट्टान पर चढ़ने के बारे में सोचा था, लेकिन वह वास्तव में खुश था कि उसने पहले ही तेजी से कदम नहीं बढ़ाया। अन्यथा अगर वह चढ़ाई के बीच में इन चीजों से टकरा जाता तो उसकी मौत हो जाती। वाहनों में बैठ जाओ, जू जियांचू ने सभी को चिल्लाकर कहा। रेन शियासु ने लगातार 2 फेस बग्स पर वार किया। 2 फेस बग्स ने पहले से ही अपने जबड़े हवा में खोले हुए थे क्योंकि वे उस पर झपटे थे। हालांकि उनके पंजे तीखे नहीं थे, लेकिन उनके जबड़े हुक की तरह थे जो आसानी से किसी व्यक्ति की जान ले सकते थे। रेन शियासु इस बार भागने के लिए नहीं भागा क्योंकि उसे पता था कि गाड़ी के अंदर रहना ही सबसे सुरक्षित होगा। जब सभी लोग अभी भी घबराए हुए थे तो वह एक गाड़ी में चढ़ गया। इतना ही नहीं, उसने एक ड्राइवर को भी अपने साथ ले लिया। चूंकि रेन शियासु गाड़ी चलाना नहीं जानता था, इसलिए यदि वह अपने साथ ड्राइवर को नहीं ले जाता तो वह बच नहीं सकता था। उसने ड्राइवर को ड्राइवर सीट पर फेंक दिया और चिल्लाया, ड्राइवर जल्दी चलाओ और चलाओ। ड्राइवर ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। ये वह गाड़ी नहीं है जिसे मैं चला रहा था। इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, रेन शियासु को लगा कि वह वाकई एक असुविधाजनक स्थिति में है क्योंकि उसने पहले कभी कोई वाहन नहीं चलाया है। उसके पास गढ़ में रहने वालों जैसी सामान्य समझ भी नहीं थी कि हर वाहन को चलाने के लिए अलग अलग चाबियों की जरूरत होती है। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर खींच लिया। रेन शियासु ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन सी गाड़ी चला रहे थे? रेन शियासु द्वारा घसीटे जाने से ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था। लोगों के अराजक समूह के बीच उसने एक वाहन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह। रेन शियासु ने ड्राइवर को उस गाड़ी के पास खींच लिया। इस समय बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। उनमें से कुछ लोग गाड़ियों की तरफ भाग गए, कुछ लोग गाड़ियों में चढ़े बिना ही घाटी में आगे भाग गए और कुछ तो भेड़ियों की तरफ भी भाग गए। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में बैंड के सदस्य जो अप्रशिक्षित थे और जिन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था, वे ठीक से सोचने की अपनी क्षमता खो चुके थे। ये वह समय था जब रेन शियासु के मन में महल से आवाज आई, कार्य, कम से कम 10 लोगों को घाटी से भागने में मदद करें। मदद, तुम्हारी बहन। रेन शियासु ने ड्राइवर को हाथ से घसीटते हुए गाड़ी की ओर दौड़ना जारी रखा। चूंकि उसे खोज पूरी न करने के लिए सजा नहीं दी जाएगी, इसलिए उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी अपनी जिंदगी ही प्राथमिकता थी।
अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि परफेक्ट फायरआर्म्स प्रोफिशिएंसी निशानेबाज यांग शियाओजिन उसके पीछे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थी, लेकिन रेन शियासु इतना व्यस्त था कि उसे समझ नहीं आया कि वह क्या है। ये लड़की रेन शियासु के साथ भागने के अपने दृढ़ निश्चय में अटल रही होगी। ऐसा लग रहा था कि उसे लगा कि केवल रेन शियासु का पीछा करके ही उसके बचने का मौका होगा। रेन शियासु को इसकी परवाह नहीं थी। जब वह गाड़ी के पास आया और उसका दरवाजा खोला तो उसने पाया कि अंदर एक सैनिक ड्राइवर की सीट पर डर से कांप रहा था। रेन शियासु ने गुस्से में उसे बाहर निकाला। अगर तुम्हारे पास चाबी नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मरने का इंतजार कर रहे हो? इस समय दो चेहरे वाले कीड़े रेन शियासु की पैंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे रेन शियासु के पास पहुंचे, यांग शियाओजिन ने 2 गोलियां मारकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। रेन शियासु ऑफ-रोड वाहन की पिछली सीट पर कूद गया और उसके पीछे यांग शियाओजिन भी था। रेन शियासु ने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी चलाना शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ड्राइवर बेहोश हो गया था और यंत्रवत व्यवहार कर रहा था। जब रेन शियासु ने उस पर चिल्लाया तो उसने जल्दी से चाबी लगाई और इंजन चालू कर दिया। उसने गैस पर पैर रखा लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। जब ड्राइवर को एहसास हुआ कि हैंड ब्रेक अभी भी चालू है तो उसने जल्दी से उसे छोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रेन शियासु आखिरकार राहत की सांस ले सका। हालांकि वाहन भीड़ियों से आगे नहीं निकल सकते थे, लेकिन वे फेसबग से आगे निकल सकते थे। उनके आगे दूरी पर पहले से ही 2 वाहन चल रहे थे और कई लोग उनके पीछे फेसबग से दब गए थे। काले कीड़ों के झुंड ने अपने पीड़ितों के शरीर को घेर लिया और वे अपने शरीर को मोड़कर मुक्त होने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रहे थे। काले कीड़ों के झुंड से चबाने जैसी आवाजें आ रही थी, क्योंकि वे खून और मांस को कुतर रहे थे और अपने तीखे जबड़ों से उसे कीमा बना रहे थे। रेन शियासु चुप हो गया। तो क्या यह असली जंगल था? ये वह दुनिया थी जिसका सामना मनुष्य को भविष्य में करना पड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अजीबोगरीब चेहरे वाले कीड़े मांस और खून की गंध से आकर्षित हो गए और अब वाहनों के पीछे नहीं गए। रेन शियासु अपनी सीट पर गिर गया और हौंकने लगा। चूंकि उसने अभी बहुत ऊर्जा खर्च की थी, इसलिए वह थोड़ा थका हुआ था। यहाँ तक कि उसके लिए भी एक वयस्क को दौड़ाते हुए घसीटना आसान नहीं था। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन को देखा और उसे गाड़ी में शांति से बैठे देखा। उसने कहा, तुम में काफी ताकत है। रेन शियासु ने उसे अनदेखा किया और ड्राइवर की तरफ देखा। उसने पूछा, अब कोई और कीड़ा हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ना? अब और नहीं, ड्राइवर ने कहा, क्योंकि वह धीरे धीरे जीवित बचे रहने की आपदा से उबर रहा था। वह अपनी अचेत अवस्था से बाहर आया और कुछ हद तक होश में आया। वह ड्राइवर की सीट पर बड़बड़ाता रहा, धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद जिंदा नहीं बचता। सन जुनझिंग से आभार प्राप्त हुआ। जोड़ 1। रेन शियासु ने सोचा कि कैसे उसके आभार टोकन आखिरकार 74 तक पहुंच गए और कैसे उसने किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के घसीटा नहीं। उसने इस बारे में थोड़ा सोचा और कहा, मेरे प्रति इतना आभारी मत बनो। मुझे बस गाड़ी चलाने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। कोई बात नहीं, कारण चाहे जो भी हो, मुझे फिर भी आपको धन्यवाद देना है। हमने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। आप निश्चिंत रहें कि मैं आपका बदला चुकाऊंगा, सन जुनझिंग ने कहा। सन जुनझिंग से आभार प्राप्त हुआ। जोड़ 1। रेन शियासु एक पल के लिए चौंक गया। क्या वह वास्तव में एक ही घटना के लिए एक से अधिक आभार टोकन प्राप्त कर सकता है? यह संभवतः जीवन रक्षक अनुग्रह के कारण था और सन जुनझिंग अभी भी सदमे की स्थिति में था, इसलिए उसका सारा आभार ईमानदारी से था। रेन शियासु ने यह कहकर उसकी परीक्षा ली, मुझे एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद सुनने दो। कुछ समय के लिए सन जुनझिंग अवाक रह गया क्योंकि उसकी भावनाएं अस्थिर हो गई थीं। यांग शियाओजिन ने रेन शियासु को एक अजीब नजर से देखा। ये युवक बहुत शांत था क्योंकि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद भी जब उनका 76वां आभार पत्र नहीं आया तो उन्हें लगा कि शायद वे इस मामले में कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए हैं। अगर वह थोड़ी देर और धैर्य रखता तो शायद उसे कुछ और मिल जाते। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए ये सब यहीं खत्म हो जाता। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव देखे। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो जल्दी से घाटी से बाहर निकलो और उन लोगों से मिलो जो हमारे आगे हैं, इससे पहले कि वे फेसबग हमें पकड़ लें। अचानक रेन शियासु को महल द्वारा सौंपे गए कार्य के बारे में याद आया। उसे इसके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ऐसी परिस्थितियों में वह दूसरों को बचाने के लिए कभी भी अपनी जान नहीं देता। जैसा कि उन्होंने पहले यान लियुवान से कहा था, अगर हमें कभी भी अपनी अंतरात्मा में पीड़ा महसूस होती है तो हमें खुद को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा इस मामले में उनका विवेक साफ था। लेकिन तभी रेन शियासु ने अपने मन महल से आवाज सुनी, खोज पूरी हो गई। 1.0 शक्ति प्रदान की गई। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह था कि जब तक वह उन लोगों को बचाने के लिए काम करता रहेगा और जब तक टीम में 10 या उससे ज्यादा लोग बचेंगे तब तक खोज पूरी मानी जाएगी? इस महल का निर्णय बहुत ही यादृच्छिक था। अध्याय 54, पलायन। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। रेन शियासु ये जानकर चकित रह गया कि उसने वास्तव में खोज पूरी कर ली है, क्योंकि उसका शुरू से ही इसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि महल सिर्फ उसे मजबूत बनाना चाहता था। अन्यथा वांग फुगुई का, मैं आपके पूर्वजों की 8 पीढ़ियों का धन्यवाद करता हूं, कैसे सच्चे दिल से धन्यवाद माना जा सकता था। रेन शियासु की वर्तमान ताकत 6.5 थी और आधिकारिक तौर पर एक सामान्य वयस्क के स्तर से दोगुनी हो गई थी। बेशक ये केवल एक इंसान की औसत रेटिंग की तुलना थी। जिन व्यक्तियों ने गहन प्रशिक्षण लिया था उन्हें औसत नहीं माना जाएगा। काफिला तेजी से घाटी से गुजरा और आगे बढ़ गया। जो लोग अपनी घबराहट में भेड़ियों की दिशा में भाग गए थे वे भेड़ियों द्वारा काटे जाने के कारण मर गए। पीछा करने वाले फेसबग भी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। वे घाटी से 1 इंच भी बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। जब वे घाटी के किनारे पहुंचे तो धीरे धीरे पीछे हट गए। NoVALBancom पर नए अध्याय पढ़ें। भेड़िए और फेसबग जंगल में रहने वाली 2 प्रजातियों की तरह थे जो एक दूसरे के क्षेत्रों में घुसपैठ नहीं करते थे और एक अनोखे तरीके से सह अस्तित्व में रहते थे। भेड़ियों ने अपने भेड़िया राजा की ओर देखा जो पीछे मुड़ा और धीरे धीरे जंगल की ओर वापस चला गया। ऐसा लग रहा था कि एक बार जब उसे यकीन हो गया कि शिकार भाग गया है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाएगा। ड्राइवर सन जुनझिंग ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार हम में से कितने लोग बचेंगे। रेन शियासु ने जवाब दिया, ये काफी है कि हम बच गए। दूसरों का बचना उसके विचार के दायरे में नहीं था। वास्तव में जंगल में लोगों का एक बड़ा समूह होना बेहतर था। आखिरकार जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर कुछ हो जाए तो वे सभी एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अब जब रेन शियासु ने देखा कि इन सैनिकों और बैंड के सदस्यों ने किस तरह से प्रतिक्रिया की तो उसे यह साबित हो गया कि ये लोग निश्चित रूप से भरोसेमंद नहीं थे।
न केवल वे भरोसेमंद नहीं थे, बल्कि अगर वह पर्याप्त रूप से सावधान नहीं रहा तो वह उनकी हरकतों से मारा भी जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, देखो यहाँ बहुत सारे कंकाल हैं, सन जुनझेंग अचानक चिल्लाया। जैसे ही वाहन घाटी से गुजरा, उन्होंने घाटी में विचित्र ढंग से बिखरे हुए कई दर्जन मानव कंकाल देखे। मुझे डर है कि ये चेहरे पर कीड़े द्वारा छोड़े गए होंगे, रेन शियासु ने शांति से कहा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो रेन शियासु, जो उस समय सबसे शांत था, जब वह वाहन की ओर वापस जा रहा था, तो उसने चेहरे पर मौजूद कीड़ों को देख लिया था। उसे याद आया कि हर फेसबुक के खोल के पीछे इंसान का चेहरा नहीं होता। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, या ऐसा इसलिए था क्योंकि चेहरे सिर्फ इंसान को खाने के बाद ही दिखाई देते थे? इस तरह की एक अजीब जगह में रेन शियासु ने सबसे भयावह संभावनाओं की कल्पना की। ये सोचते हुए रेन शियासु को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। ऐसा क्यों लगा कि इन फेस बग्स ने अपने शिकार की आत्माओं को निगल लिया है? पीड़ितों की आत्माएं फिर भयानक रूप से फेस बग्स के खोल के पीछे प्रदर्शित होती थीं। काफिले में मूल रूप से 6 वाहन थे, लेकिन अब उनके पास केवल 3 ही बचे हैं। घाटी के पूरे हिस्से को पार करने में उन्हें 10 मिनट से ज्यादा का समय लगा। जैसे ही वाहन घाटी से बाहर निकला, रेन शियासु, यांग शियाओजिन और सन जुनझेंग ने जो देखा उससे दंग रह गए। चूंकि अभी रात काफी हो चुकी थी, घाटी में अंधेरा और रहस्यपूर्ण दृश्य था। केवल वाहनों की हेडलाइट से ही रोशनी आ रही थी। लेकिन घाटी के बाहर आसमान में तारे एक मनोरम दृश्य में लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके ठीक सामने है। इसके अलावा जमीन पर वनस्पति अजीब तरह से घनी थी और पेड़ों के बीच कई जुगनू थे। ऐसा लग रहा था मानो आसपास के पहाड़ों ने जानबूझकर इस विशाल बगीचे को एक अमर स्वर्ग के रूप में चिन्हित किया हो। वे धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकले और रात में जो कुछ भी हो सकता था उसे देखा। सन जुनझेंग खुद को रोक नहीं सका और अपने चेहरे पर लालसा की भावना लिए जंगल की ओर चल पड़ा। हालांकि रेन शियासु ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम अभी भी उस अजीब जंगल में जाना चाहते हो? गढ़ में रहने वाले लोग सुंदरता की ओर आकर्षित थे, लेकिन रेन शियासु के लिए प्रकृति में मौजूद सुंदरता स्वाभाविक रूप से खतरों से भरी थी। जंगल में जीवित रहने के लिए उन्हें यह समझना था कि सांप जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक होता है। मशरूम जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही जहरीले होते हैं। मकड़ियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही खतरनाक होती हैं। इसलिए रेन शियासु के मन में सुंदर चीजों के प्रति स्वाभाविक रूप से कुछ प्रतिरोध था। उन्होंने इस जंगल की सुंदरता को आकर्षक रूप से खतरनाक बताया। सभी लोग पहले ही अपनी गाड़ियों से बाहर निकल चुके थे। रेन शियासु ने चारों ओर देखा और पाया कि जू शियाचू वास्तव में बच गया था, क्योंकि वह सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लियू बू भी बच गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासु को उम्मीद नहीं थी कि लियू बू मर जाएगा, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। उसके जैसा डरपोक व्यक्ति कैसे बच गया, जबकि वह डर के मारे सिर्फ चीख चिल्ला सकता था। लुओ शिन्यू भी बच निकलने में कामयाब रही। रेन शियासु को याद आया कि चेहरे पर कीड़े दिखाई देने के बाद लुओ शिन्यू तुरंत जू शिंचू के पास चली गई थी। शायद जू शिंचू के नेतृत्व में ही वह बच निकलने में सफल रही। जू जियांचू ने लोगों की संख्या गिनते हुए गंभीरता दिखाई। हमारे पास केवल 11 लोग बचे हैं। जब वे यहाँ आए थे तो कुल 20 लोग थे, लेकिन अब उनमें से केवल 11 ही बचे हैं और वे अभी तक जिंग पर्वत तक भी नहीं पहुंचे हैं। यहाँ से आगे उन्हें और भी अधिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ये कहना मुश्किल था कि कितने लोग जिंग पर्वत से बाहर निकल पाएंगे। मैंने कहा था कि हम सभी को वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग फिर भी घाटी में प्रवेश करने पर अड़े रहे। उस अलौकिक प्राणी ने हमें सावधान किया था, तो तुम चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दे सकते थे? लियू बू ने बड़बड़ाते हुए कहा। चुप रहो, लुओ जिन्यू ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय लियू बू को अपनी हिम्मत वापस मिल गई थी और उसने अपने बॉस लुओ शिन्यू का मजाक भी उड़ाया। मैंने तुमसे कहा था कि गढ़ से बाहर निकलकर हमारी जान जोखिम में न डालें। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्या अब तुम संतुष्ट हो? लुओ जिन्यू गुस्से से भर गया। जब मैंने यह मुद्दा उठाया तो आप ही थे जो तुरंत सहमत हो गए थे। क्या मैं आपसे असहमत होने का साहस कर सकता हूँ? लियू बू ने डांटा। जू जियांचू ने लियू बू को देखते हुए भौहें सिकुड़ी और कहा, अब ये सब कहने का क्या फायदा? क्या तुम वापस जाकर भेड़ियों को ढूंढना चाहते हो? हमें भी घाटी के अंदर घुसने के लिए मजबूर किया गया था। हर कोई भाग्यशाली है कि बच गया, इसलिए बहस करना बंद करो। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए हम सब मिलकर काम करें। लियू बू और लुओ शिन्यू दोनों चुप रहे। रेन शियासु को लगा कि उसे कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि टीम बिखर रही है। अब एक साथ काम करने का कोई भी जिक्र खोखली बात थी। वे आगे गाड़ी नहीं चला सकते थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ की वनस्पतियां उपोष्णकटिबंधीय वर्षावन जितनी घनी हो जाएंगी, जिससे गाड़ी चलाना असंभव हो जाएगा। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, जू जियांचू ने थके हुए स्वर में कहा। वे पूरी शाम चैन से सो नहीं पाए थे, क्योंकि उन पर लगातार खतरे मंडरा रहे थे। इस समय हर कोई टूटने की कगार पर था। रेन शियासु ने जंगल से दूर जमीन पर बैठकर पूरी तरह थक जाने का नाटक किया। इस समय न केवल सभी के पास भोजन नहीं था, बल्कि उनके पास टेंट और कंबल भी नहीं थे। रेन शियासु को अचानक पछतावा हुआ कि वह चूहे की लाश साथ लाना भूल गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर कोई फेस बग चूहे की लाश खा ले तो क्या वह रेड फेस बग में बदल जाएगा। जब उसने इस तरह से सोचा तो उसे यह इतना बुरा नहीं लगा। वास्तव में वह ये जानने के लिए भी उत्सुक था कि क्या ऐसा सचमुच होगा। सर, लुओ शिन्यू ने जू जियांचू को देखा और पूछा, वास्तव में वह कौन सा मिशन है जिसके लिए आपको जिंग पर्वत पर जाना होगा? रेन शियासु ने जू शियांचू की तरफ देखा। ये सवाल भी उसके मन में था। जू जियांचू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें वह नहीं बताया जो वह जानता था। हालांकि रेन शियासु को एहसास हुआ कि जू जियांचू के दिमाग में कुछ चल रहा था। अध्याय 55। एक स्थायी गठबंधन। अनुवादक लेगे संपादक लेगे शू जियांचू ने शुरू से ही उन्हें नहीं बताया था कि उनका मिशन क्या है। इस बीच बैंड के सदस्य जैसे लियू बू और लुओ शिन्यू जाहिर तौर पर नहीं जानते थे, अन्यथा वे शू जियांचू से इस तरह से नहीं लिखते। रेन शियासु को इस बारे में कुछ संदेह था। उनके मिशन के उद्देश्य और जंग पर्वतों में हो रहे हवाओं के बीच कोई संबंध क्या था? जू जियांचू ने अचानक कहा, वास्तव में हमें यहाँ इतनी बड़ी उम्मीद की उम्मीद नहीं थी। अन्यथा इस मिशन पर सिर्फ हम 12 लोग ही नहीं आते। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। अभी भी यह अनिश्चित है कि हम सभी यहाँ से जीवित निकलेंगे या नहीं, तो आप अपना रहस्य हमारे साथ क्यों नहीं साझा कर सकते? लियू बू मारे के ककड़ पर था। वह बस ये जानना चाहती थी कि वह किस तरह की स्थिति में है, इसलिए वह किसी भी संभावित सुराग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने दांत भींचे और जू जियांचू से कहा, हम सभी एक ही नाव में हैं। अगर तुम हमें नहीं बताते तो रहस्य हमारे साथ ही दफन हो सकता है।
लियू बु का चेहरा लगभग जू जियांचू के चेहरे को छू रहा था और उसका टिक चारों ओर उड़ रहा था। जू जियांचू ने लियू बु को एक तरफ धकेला और कहा, तुम अभी भी हमें दोष देने की हिम्मत कर रहे हो, जबकि तुम ही थे जिन्होंने सबसे पहले हमसे संपर्क किया था। मैंने सुना है कि तुम हमेशा दूसरे गधों में जाना चाहते थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम इस मिशन के बिना भी नहीं जाओगे। इस समय सब कुछ नकारना, ऐसा लग रहा है जैसे हम मौत के घाट उतार रहे हैं। रेन शियाओजू बहस देख रहा था, उसे बस खाने के लिए मूंगफली की कमी थी। अचानक यांग शियाओजिन ने उसके बगल से कहा, मुझे भूख लगी है। रेन शियासु आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो कि तुम खुश हो? यांग जियाओजिन ने कहा, खंजर। ओह ओह ओह। रेन शियासु ने तुरंत सिर हिलाया। चुप बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को आता हूँ। ऐसा क्या है जो तुम नहीं खाते? नहीं, यांग जियाओजिन ने जमीन पर रहते हुए कहा। लुओ जिन्यू ने बैठने से पहले कपड़े का एक टुकड़ा जमीन पर रखा था, लेकिन यांग जियाओजिन को इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी। हालांकि रेन शियासु थोड़ा निराश था क्योंकि उसने वह चूहा खो दिया था जिसे उसने पकड़ रखा था। उसने एक हाथ से ड्राइवर को घसीटना शुरू किया और दूसरे हाथ से अपना खंजर पकड़ लिया, इसलिए वह अब चूहों को इधर उधर नहीं ले जा सकती थी। ऐसे में अब उसके लिए खाना खाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसके अलावा आगे का घना जंगल बहुत अजीब था। रात के समय अंदर क्या हो रहा है, ये देखना असंभव था। उसे जंगल में जाकर भोजन खोजने की हिम्मत करने से पहले दिन के समय तक इंतजार करना पड़ा। परिणामस्वरूप जब यांग जियाओजिन ने उसे कुछ हद तक परेशान देखा तो उसने कहा, मैंने पहले ही चूहे को ट्रंक में फेंक दिया था। रेन शियासु दंग रह गया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि यांग शियाओजिन हाल ही में हुई अराजकता के बीच अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थी, लेकिन वह इतनी जल्दी में था कि उसने उस पर ध्यान से नजर नहीं डाली। इसलिए वह जो चीज ले जा रही थी वह बड़ा चूहा निकला। ये कहना जरूरी है कि यांग शियाओजिन की सक्रियता ने रेन शियासु को बहुत सी परेशानियों से बचाया था। अतीत में वह हमेशा जंगल में अकेला रहता था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे खतरों और कठिनाइयों का सामना अकेले ही करना पड़ता था। दरअसल शहर के कुछ लोगों ने रेन शियासु से साथ में शिकार पर जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वे पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे, बल्कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। चूंकि जंगल में थक जाना बहुत आसान था, इसलिए उसने पाया कि इंसानों की तुलना में जंगली जानवरों की संगति में रहना ज्यादा बेहतर था। रेन शियासु ने पहले यान लियुवान को प्रशिक्षित करने के बारे में सोचा था ताकि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाए, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वह यान लियुवान को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अभी रेन शियासु पहली बार महसूस कर रहा था कि उसका अपना सहायक होने का क्या मतलब है। हालांकि रेन शियासु ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यह विशुद्ध रूप से आपसी लाभ के लिए एक रिश्ता था। उन्होंने जंगल में एक अस्थायी गठबंधन बनाया था क्योंकि उन्हें एक दूसरे के कौशल और संसाधनों पर भरोसा था। गठबंधन एक मौन समझौता था, लेकिन वे वास्तव में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और साझेदारी से बस वही लेते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। रेन शियासु गाड़ी के पास गया और ट्रंक से बड़ा चूहा निकाला। इस समय भले ही बाकी लोग बहुत भूखे थे, लेकिन वे अभी इतने हताश नहीं थे कि वे चूहा खा लें। इसलिए जब उन्होंने रेन शियासु को चूहा पकड़े देखा तो उन्हें उसके खाने के विचार से थोड़ी उल्टी सी महसूस हुई। जब बाकी लोग इस बात पर चर्चा करने में व्यस्त थे कि क्या करना है, यांग शियाओजिन ने कुछ जलाऊ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने के लिए वापस आ गई। रेन शियासु ने उसे धीरे से याद दिलाया, जब तुम जंगल से बाहर आओ तो उसी की ओर मुंह करके पीछे हटो। यांग जियाओजिन ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, क्यों? क्योंकि बड़ी बिल्लियां अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण छिपकर हमला करने के लिए ललचाती हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर उनका कोई नियंत्रण भी नहीं है। ये बस ऐसा है जो बिल्लियां करती हैं, रेन शियासु ने समझाया। वास्तव में जंगल में बहुत सी जंगली बिल्लियां हैं। श्री झांग ने एक बार उल्लेख किया था कि जंगली बिल्लियां उन पालतू बिल्लियों से उत्पन्न हुई होंगी जो प्रलय से पहले अस्तित्व में थीं। अपने मालिकों के बिना वे केवल जंगल में ही रह सकती थीं। धीरे धीरे जंगल में रहने के परिणामस्वरूप उनका व्यवहार जंगली हो गया। इसके अलावा जंगली बिल्लियां बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं और वे अविश्वसनीय रूप से घातक भी होती जा रही हैं। क्या वे इतने खतरनाक हैं? यांग जियाओजिन ने पूछा। हाँ, बहुत खतरनाक है, लेकिन जब आप उनका सामना करेंगे तो वे आप पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी जंगल की ओर पीठ न करें। कोई नहीं जानता कि इसमें क्या छिपा है, रेन शियासु ने कहा। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन के साथ कुछ और बातें साझा की क्योंकि वह अपने अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इस अल्पकालिक गठबंधन को थोड़े समय तक बनाए रखने के बारे में सोच रहा था। रेन शियासु ने खंजर से चूहे को काटना शुरू कर दिया। सच में उसने चूहे के मांस का इस्तेमाल कनखजूरों को पकड़ने के लिए करने की योजना बनाई थी। चूहे के मांस की तुलना में रेन शियासु ने सोचा कि भुने हुए कनखजूरों का स्वाद बेहतर होता है, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फेसबग्स के साथ बातचीत के बाद रेन शियासु थोड़ा चिंतित था कि कहीं उसे कुछ और भी अजीब न लग जाए। NOVALBAN.com पर आपकी पसंदीदा कहानियां। उसने जल्दी से चूहे के मोटे और मांसल पिछले पैरों को काट दिया और उन्हें आग पर भूनने के लिए यांग शियाओजिन को दे दिया। 10 सेकंड भी नहीं लगे कि मांस की खुशबू 1 दर्जन मीटर दूर तक फैल गई। इससे पहले लियू बु और अन्य लोग गर्मागर्म बहस कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मांस की सुगंध आई तो वे सभी मुश्किल से निगल पाए। वे जो भी चर्चा कर रहे थे वह सब भूल गए। सभी ने चुपचाप मुड़कर रेन शियासु को देखा। हालांकि उन्होंने देखा कि वह इस समय अपने हाथ के एक झटके से चूहे के बचे हुए हिस्से को जंगल में फेंक रहा था। रेन शियासु को अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास असीम शक्ति है और वह मांस एक साधारण फेंक से ही नजरों से ओझल हो गया। लियू बु ने चिंतित होकर कहा, तुमने मांस क्यों फेंक दिया? चूंकि तुम सब इसे खाना नहीं चाहते तो मैं इसे जंगली जानवरों को आकर्षित करने के लिए यहाँ क्यों रखूंगा? रेन शियासु ने दुखी होकर उनकी ओर देखा। अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो जाकर इसे खुद ही उठा लो। लियू बु कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं इतनी घिनौनी चीज नहीं खाऊंगा। रेन शियासु ने शांति से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं खाया है। नहीं, इन लोगों ने पहले भी कुछ ज्यादा ही घिनौना खाया था। रेन शियासु की राय में गढ़ में रहने वाले ये लोग चिड़िया के घोंसले जैसी कोई चीज भी खा सकते थे, तो चूहे के मांस में क्या बड़ी बात थी? रेन शियासु ने श्री झांग से सुना था कि गढ़ में रहने वाले कई कुलीन लोग पक्षियों के घोंसले खाना पसंद करते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि निगलों में इतना कफ कैसे होता है। शायद वे सभी पक्षी तपेदिक से पीड़ित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि एक मुहावरा था जो कहता था, अलग अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना एक। तो इसका यही मतलब था। हालांकि उसे इन लोगों की ज्यादा परवाह नहीं थी। चूहे का मोटा मांस जिसकी खाल उतारी गई थी उसे आग पर जल्दी से हल्के भूरे रंग में भून दिया गया था। लियू बु और बाकी लोगों ने अपनी बातचीत पहले ही खत्म कर ली थी क्योंकि वे अपनी लार को निगलना बंद नहीं कर पा रहे थे।
सभी लोग पूरी रात व्यस्त रहे। डर के कारण उन्हें रात के खाने में भूख नहीं लगी। अब जब वे पूरी शाम अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे तो उनकी सहनशक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। सभी को इतनी भूख लगी थी कि उनके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। किसी ने जंगल में जाकर बचे हुए चूहों के मांस को उठाने का विचार किया, लेकिन समस्या ये थी कि रेन शियासु ने उसे बहुत दूर फेंक दिया था। अध्याय 56 एक नया कौशल अनुवादक लेगे संपादक लेगे रेन शियासु ने हाथ हिलाकर जीवित हुए चूहों के मांस को फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरों के साथ बांटने का कोई इरादा नहीं था, न ही उसे लगा कि उसे फेंकना गलत है। लियू बुस ने मन ही मन सोचा, भले ही आप नहीं चाहते कि ये दूसरों को मिले, तो क्या आपको बाकी को कल के लिए नहीं रखना चाहिए। हालांकि रेन शियासु का विचार कुछ और ही था। वह कल फिर से भोजन की तलाश करेगा या भूखा भी रहेगा, इसके बजाय वह खून की इस तेज गंध को अपने ऊपर रहने दे। इस बार यांग शियाओजिन अपने हाथ में एक छोटा सा नमक का डिब्बा भूनकर चूहों के मांस को देख रही थी। उसे देखकर ये कल्पना करना भी कठिन था कि वह एक अग्नियास्त्र मास्टर होगा जो बिना किसी चेतावनी के दूसरों पर बंदूक तान सकता है। रेन शियासु को अचानक याद आया कि महल ने उसे एक बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल से हटाया था जब उसने पूरी खोज की थी जिसमें उसे अपने साथ जिंग पर्वत पर जाने से मनाना था। वह अब तक स्क्रॉल किया गया था। शहर में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था जिससे वह कोई हुनर सीख सके, लेकिन क्या उसके बगल में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था जिससे वह कोई हुनर सीख सके। हालांकि ये स्क्रॉल सिर्फ एक बुनियादी चीज थी, इसलिए यह अब उसके अग्नियास्त्र कौशल को सुधारने में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। हालांकि यांग शियाओजिन जैसे किसी व्यक्ति के पास अन्य बेहतरीन कौशल होंगे, है ना। एक बुनियादी स्क्रॉल प्राप्त करना इतना कठिन नहीं लग रहा था। रेन शियासु को लगा कि वह यांग शियाओजिन से आसानी से कुछ और जीवन रक्षक कौशल सीख सकता है। रेन शियाओजू ने अचानक अपने मन में पूछा, क्या आप मुझे यांग शियाओजिन के सभी कौशलों की सूची दे सकते हैं। वह अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले ये जानना चाहती थी कि यांग शियाओजिन के पास कौन से उचित कौशल हैं। प्रकट करने के लिए अपराधी, महल से आवाज ने अपराधी से उत्तर दिया। अरे, क्या मैंने उससे पहले ही कोई हुनर नहीं खोजा है। रेन शियासु ने आश्चर्य से पूछा। प्रकट करने के लिए गुप्त, महल से आवाज फिर गुप्त से उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासु ने एक पल सोचा और दूसरे तरीके से अपना सवाल पूछा। उसकी युद्ध कौशल का स्तर क्या है। आगे बढ़ो, महल से आवाज आई। रेन शियासु को अब समझ में आया कि वह महल से मात्र कुछ विशेष कौशलों के बारे में ही प्रश्न पूछ सकती थी। उदाहरण के लिए, महल उसे तभी उत्तर देगा जब वह स्पष्ट रूप से पूछेगा कि क्या लक्ष्य के पास युद्ध कौशल, चिकित्सा कौशल आदि है। लेकिन अगर वह चाहती है कि महल के लक्ष्य के सभी कौशलों की सूची बनाए, तो महल उसे अप्रत्याशित कर देगा। तो ये सब अनुमान लगाने के बारे में था। तो फिर मेरे युद्ध कौशल का स्तर क्या है। रेन शियासु ने फिर पूछा। मध्यवर्ती, महल से आवाज आई। वह जिस युद्ध कौशल का उल्लेख कर रहा था वह वास्तव में वर्षों से दूसरों के साथ निर्दयी लड़ाई में होने का उसका अनुभव था, न कि कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने सावधानीपूर्वक एक सिद्धांत बनाया था। उसके लिए वह ठीक से जानता था कि वह विरोधियों के शरीर पर कहां घातक प्रहार कर सकता है। लेकिन यांग शियाओजिन की तुलना में वह युद्ध के बारे में जो जानता था वह वैज्ञानिक या ठोस नहीं था। वह केवल अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर लड़ता था। इसलिए यांग शियाओजिन उन्नत स्तर पर था, जबकि वह केवल मध्यवर्ती स्तर पर था। लेकिन अगर वे वास्तव में एक दूसरे से लड़ते हैं तो यह अभी भी उनकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर यांग शियाओजिन की ताकत और निपुणता रेन शियाओजू जितनी अच्छी नहीं है, या अगर उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है, तो ये बेकार होगा भले ही उसके पास उससे लड़ने का उच्च स्तर हो। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन की बारीकी से जांच की और पाया कि वह बिल्कुल भी मांसल नहीं थी। तो उसे उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए, है ना। रेन शियासु उन्नत युद्ध कौशल से बहुत आकर्षित था क्योंकि वह समझता था कि यह कौशल कितना महत्वपूर्ण है। उन्नत युद्ध प्रवीणता के साथ न केवल वह लड़ाई में दूसरों से मुकाबला करने में अधिक आत्मविश्वासी होगा, बल्कि वह मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल का उपयोग करने में भी सक्षम होगा यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसके पास मास्टर स्तर का युद्ध कौशल है। केवल एक उन्नत कौशल में महारत हासिल करके ही वह मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल की कुंजी का उपयोग कर सकता था। कुंजी के बिना वह लक्ष्य के मास्टर स्तरीय कौशल को सीखने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उनके पास एक हो। कौशल दोहराव स्क्रॉल का उपयोग करें। रेन शियासु ने मन ही मन महल से बात खत्म करने के बाद चुपचाप इंतजार किया। वह अपने मन में प्रार्थना करता रहा, इसे उन्नत युद्ध कौशल बनने दो, इसे उन्नत युद्ध कौशल बनने दो। एक सेकंड बाद महल से आवाज आई। बेतरतीब ढंग से टारगेट की उन्नत रस्सी कूदने की कला की नकल की गई। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं। रेन शियासु उलझन में था। रेन शियासु ने यांग शियाओजिन को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसी अच्छी महिला जो आग्नेयास्त्रों में निपुण है, रस्सी कूदने जैसा हुनर भी रखती होगी। रस्सी कूदो, आखिर उसने ऐसा हुनर क्यों कॉपी किया। यांग शियाओजिन ने रेन शियासु की नजर को नोटिस किया। उसने शांति से मुड़कर पूछा, मांस कब तक भूनकर तैयार हो जाएगा। रेन शियासु को अभी गुस्सा आ रहा था। ये कब भूनकर खत्म होगा, जैसे कि मुझे इस बारे में कोई परवाही नहीं है। क्या कौशल दोहराव स्क्रॉल इससे ज्यादा अविश्वसनीय हो सकता है। धोखे और शेखी बघारने वाले कौशल वाली पिछली घटना को भूल जाए, उसने रस्सी कूदने जैसा एक और घटिया कौशल हासिल कर लिया। इसके अलावा इस तरह के कौशल का कोई स्तर भी क्यों होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रस्सी कूदने के उन्नत कौशल में क्या शामिल है। क्या मैं रस्सी कूदते समय बैकफ्लिप भी कर सकता हूँ। रेन शियासु ने उदास भाव से कहा, जब हम जंगल में कुछ खाते हैं तो हमें उसे थोड़ी देर तक भूनना चाहिए। यही बात पानी पर भी लागू होती है। पानी को पीने से पहले उसे 10 मिनट से ज्यादा उबालना चाहिए। अचानक रेन शियासु ने यांग शियाओजिन को अपनी बांह पर मॉनिटर करते हुए देखा, जिससे उनकी कलाई पर एक घड़ी दिखाई दी। रेन शियासु एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने पहले भी घड़ियां देखी थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि गढ़ में केवल महत्वपूर्ण लोग ही उन्हें देख रहे हैं। रेन शियासु ने पूछा, क्या ऐसा डर नहीं लगता कि जंगल से कुछ खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। यांग शियाओजिन ने शांति से कहा, बीमार होने की संभावना केवल तभी होती है जब मैं अभी जीवित हूँ। फिर उसने नमक का छोटा बर्तन उठाया और चावल के मांस पर छिड़क दिया। पास में ही लियू बो और अन्य लोग ये दृश्य देखकर टपक रहे थे। जब वे पहले बातचीत कर रहे थे तो सभी को भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अब जब भोजन की सुगंध आ रही थी तो लियू बस और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पेट में कोई खालीपन आ गया हो। क्या कोई खाना बनाकर आया है। जू जियांचू ने पूछा। नहीं, सभी ने अपना सिर हिलाया। पास ही रेन शियासु को यह सुनकर बहुत मजा आया। उसने साफ देखा कि उनमें से कुछ लोग खाना खा रहे थे, लेकिन जो लोग खाना खा रहे थे वे अब नोट्स मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हर कोई जानता था कि जो खाना वे छिपा रहे थे वह उसकी जान बचा सकता है। नोवेल्बन कॉम पर नवीनतम अध्याय प्राप्त करें जो चीज उसकी जान बचा सकती है उसे दूसरों के साथ कैसे साझा किया जा सकता है।
इसके अलावा रेन शियासु को अचानक एहसास हुआ कि निजी सेना के इन सैनिकों में से कई के पास अब अपनी बंदूकें नहीं हैं। क्या उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसा फेंका जो अराजकता के दौरान उनकी जान बचा सकता था ताकि वे बचे रहें? वे कितने मूर्ख थे। गढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति लुओ शिन्यू ने दुखी होकर कहा, हम भोजन के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं? आप अपने सभी भोजन के साथ क्यों नहीं ले गए? एक सिपाही ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुमने भी कुछ नहीं लिया? लुओ शिन्यू ने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। उसे यह एहसास हुआ कि उसके आसपास के कुछ पुरुषों की आंखों में अवर्णनीय द्वेष था। गढ़ में एक सेलिब्रिटी के रूप में लुओ शिन्यू न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। गढ़ में गर्मियों के दौरान उसे छोटे छोटे टैबलेट पहनना बहुत पसंद था, जिससे उसके जांघें खुल जाती थीं। और गढ़ में रहने वाले लोग उसे दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे अभी भी वहां गाने थे। परंतु अब वह जंगल में थी। टीम के कई लोग किसी न किसी तरह की निराशा में डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि वे यहाँ से क्या जिंदा निकल पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में उनके अंदर की बुराई बढ़ने लगी। यहाँ न तो कोई संस्कृति थी, न कोई कानून और न ही कोई स्वभाव। शायद यहाँ जो हुआ उसके बारे में भी कोई नहीं जानेगा। लुओ शिन्यू सहज रूप से रेन शियाओजू के करीब पहुंच गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी टीम के सदस्यों के बजाय एक शरणार्थी पर भरोसा करेगी जो जंगली जानवर की तरह दिखता था। अध्याय 57 अलौकिक प्राणी। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। ये देखकर कि टीम में माहौल अजीब होता जा रहा था, जू जियांचू ने ठंडे स्वर में कहा, अपने व्यवहार को देखो। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भोजन पाना और फिर यहाँ से निकल जाना है। क्या तुम सब यहाँ मरना नहीं चाहते? लियूबू जोर से हंसे और कहा, ये सही है, हमें अब साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले लियूबू के दिमाग में एक बुरा विचार आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब ज्यादा साथी नहीं बचे हैं। अगर यहाँ कुछ शर्मिंदा हुए और वे सभी किसी तरह यहाँ से जिंदा बच निकले, तो ये सैनिक उन लोगों को जरूर चुप करा देंगे जो निजी सेना के साथ नहीं थे। हम भोजन की तलाश में कहाँ जा रहे हैं? किसी ने शिकायत की, क्या तुम लोग अब भी इस जंगल में जाना चाहते हो? मैं अंदर नहीं जा रहा। जू शियांचू ने रेन शियासू की ओर देखा। चूंकि तुम जंगल में रहने के मामले में सबसे अधिक जानकार हो, इसलिए तुम भोजन की तलाश में हमारी मदद कर सकते हो। अचानक रेन शियासू के मन में महल से आवाज आई, कार्य टीम को भोजन की तलाश में मदद करें। भोजन की तलाश में? रेन शियासू ने कुछ देर सोचा और फिर जू शियाचू के बगल में खड़े एक सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे घाटी में प्रवेश करने से पहले महसूस से खाना देखा था। उसके बैग में कुछ खाना होना चाहिए। वह सितम अवेक रह गया। तुम्हें जंगल से खाना जलाने के लिए कहा गया था। इस सामग्री में क्या हर्ज है कि मेरे पास खाना है? खोज पूरी हुई। बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल प्रदान किया गया। रेन शियासू को मजाक आया। आखिरकार महल ने मुट्ठी टीम को भोजन की तलाश में मदद करने के लिए कहा था। यह नहीं बताया गया कि उसे यह कहाँ ढंगना है। भले ही भोजन किसी और का हो, फिर भी इसे भोजन ही माना जाता था। उसे वास्तव में महल द्वारा अपना निर्णय लेने का तरीका पसंद आने लगा। जू जियांचू ने अपने अगले एपिसोड में कहा, खाना खत्म हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं अपना खाना बाहर क्यों ले जाऊं? सिपाही ने विरोध करते हुए कहा, जब मैं खाना खाने गया था तब तुम सब क्या कर रहे थे? तुम में से कुछ लोग अपने कपड़े टेंट लेने गए थे और वह सेलिब्रिटी तो अपना मेकअप बैग भी लेने गई थी। मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों बांटूं? रेन शियासू ने कहा, यह बहुत उचित लगता है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ईमानदारी से कहूं तो रेन शियासू ने इस व्यक्ति के तर्क का समर्थन किया। एक तरफ उसे लगा कि अराजकता के दौरान बाकी लोगों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। उनमें से कोई भी किसी भी पैकेज को हथियाने के लिए नहीं दौड़ा, फिर भी वे चाहते थे कि वह अपना भोजन बाकी सभी के साथ साझा करे। ये नैतिक दबाव था। लेकिन दूसरी तरफ रेन शियासू को यह सब देखने में इतना मजा आ रहा था कि उसे किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं दिखी। वैसे भी वह शुरू से ही एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। इस समय सभी ने रेन शियासू को नजरअंदाज कर दिया। जब लुओ शिन्यू रेन शियासू के पास बैठी तो उसने उसे धक्का दे दिया। इसलिए लुओ शिन्यू यांग शियाओजिन के पास जाकर बैठ गया। लेकिन यांग शियाओजिन और लुओ शिन्यू का रिश्ता सिर्फ एक मालिक और कर्मचारी का था। इस पल में यांग शियाओजिन ने अब नाटक करने की परवाह नहीं की और लुओ शिन्यू को अनदेखा करते हुए चूहे का मांस खा लिया। वह अभी भी बंदूक पकड़े हुए थी, लेकिन ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जू जियांचू ने उस सैनिक की ओर देखा जिसने अपना खाना छिपा कर रखा था और कहा, खाना दे दो। चूंकि हम इन मुश्किल समयों से निपटने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। जब दिन निकलेगा तो हम स्वाभाविक रूप से भोजन ढूंढ पाएंगे। तुम भूख से नहीं मरोगे। कौन जानता है कि हम कल भी जीवित रहेंगे या नहीं? सैनिक ने कहा, इसके अलावा मैं अकेला व्यक्ति नहीं था जो भोजन लेने गया था। ली माओक्सियन और जियांग यांग ने भी कुछ लिया था। मैं ही क्यों भोजन का अपना हिस्सा देने वाला अकेला व्यक्ति हूँ? रेन शियासू ने ली माओक्सियन का नाम सुना तो वह दंग रह गया। तो क्या गढ़ में ऐसे भद्दे नाम वाले लोग भी रहते थे? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समूह के अंदर का माहौल ठंडा पड़ चुका था। यह आश्चर्य की बात थी कि टीम के साथी जो एक साथ आपदा से बचकर आए थे, वे तुरंत ही थोड़े से खाने के लिए झगड़ने लगे। जू जियांचू ने चतुराई से सलाह दी, मैं ये पूरी टीम की भलाई के लिए कर रहा हूँ। उसके बगल में खड़ा सिपाही व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुम अभी भी अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास बंदूक है, लेकिन मेरे पास भी है। इतना कहने के बाद उसने अपनी कमर से बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन जू जियांचू ने अचानक अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। उसने सिपाही की छाती पर लात मारी और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जू जियांचू अचानक से मारपीट पर उतर आएगा और एक ही लात से किसी को लगभग अपन कर देगा। रेन शियासू ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि अपनी मौजूदा शारीरिक फिटनेस के साथ वह भी ऐसा ही कर सकता है। वास्तव में उसके पास जू शियांचू से ज्यादा ताकत भी हो सकती है। ये सोचकर उसे थोड़ा ज्यादा आराम महसूस हुआ। जिस सैनिक को लात मारी गई थी वह जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। जू शियांचू की लात इतनी जोरदार थी कि उसे अंदरूनी चोट लग गई होगी। अब से उसे जंगल में घूमते समय इस अंदरूनी चोट को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। अंततः वह अधिक से अधिक थकने लगेगा और अंततः जंगल में गिरकर मर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जू जियांचू उसे दूसरों को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। भले ही टीम को एक और सदस्य खोना पड़े, लेकिन वह ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इससे पहले कि जू जियांचू अपना पैर वापस खींच पाता, उसके पीछे खड़े एक सैनिक ने हमला बोल दिया। सैनिक ने अपनी कमर से संगीन निकाली और जू जियांचू की तरफ तान दी। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरों से निपटते समय जू जियांचू को चाकू मारकर मार डालना चाहता था। इस बार यांग शियाओजिन ने भी अपना खाना चबाना बंद कर दिया। अगर यह वार सफल रहा तो जू शियांचू निश्चित रूप से मर जाएगा। इंतजार। रेन शियासू अचानक शू शियांचू के शरीर से एक समान छाया को अलग होते देखकर आश्चर्यचकित हो गया।
वह ग्रे छाया बिल्कुल शू शियाचू की नकल जैसी थी। विजिट N0VL/B कोष्टक I कोष्टक कोष्टक N कोष्टक.com सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए पहले तो रेन शियासू को लगा कि वह बस कुछ देख रहा है, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। एक अलौकिक प्राणी। जू जियांचू एक अलौकिक प्राणी निकला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शू जियांचू ने उन अजीबोगरीब घटनाओं को देखने के बाद भी आगे बढ़ने पर जोर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। रेन शियासू को लंबे समय से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। चाहे जू जियांचू मिशन को पूरा करना कितना भी चाहता हो और घर से निकाले जाने को लेकर कितना भी चिंतित हो, लेकिन निश्चित रूप से वह अपने जीवन के प्रति इतनी लापरवाही नहीं कर सकता था, है ना? तो ऐसा इसलिए नहीं था कि जू जियांचू को मरने का डर नहीं था, बल्कि इसलिए था कि उसके पास एक रहस्य था। संगीन के छिपे हमले का सामना करते समय ग्रे छाया घूम गई। ये बिल्कुल एक वास्तविक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था क्योंकि इसने आने वाली संगीन को मजबूती से पकड़ लिया था। ये ग्रे छाया जू जियांचू से भी अधिक तेज और शक्तिशाली थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि भूरे रंग की छाया को धारदार हथियारों से कोई डर नहीं था क्योंकि उसने अपने नंगे हाथों से संगीन को पकड़ लिया था। पलक झपकते ही संगीन पकड़े सिपाही असमंजस की स्थिति में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना किसी अलौकिक प्राणी से होगा, न ही उसे उम्मीद थी कि विरोधी अपने नंगे हाथों से संगीन को पकड़ने की हिम्मत करेगा। जब सैनिक का ध्यान भंग हो रहा था तो भूरे रंग की छाया ने उससे संगीन छीन ली और बेरहमी से उसके पेट में घोंप दी। शिविर में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। केवल उनकी घबराहट भरी हौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सैनिक धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और चांदनी में बैंगनी रंग का दिखाई देने वाला खून मिट्टी में रिसकर काला हो गया। लेकिन सिपाही की मौके पर ही मौत नहीं हुई। वह जमीन पर पड़ा हुआ अभी भी सांस ले रहा था। जिस सैनिक को पहले जमीन पर पटक दिया गया था, उसने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की और फिर उसे उठाकर गोली चला दी। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। वह ग्रे छाया वास्तव में जू जियांचू के सामने खड़ी थी और उसे गोलियों से पूरी तरह बचा रही थी। भूरे रंग की छाया पर लहरदार प्रभाव पड़ा क्योंकि उसने रोकी हुई गोलियां एक एक करके जमीन पर गिर रही थीं। उनमें से कुछ लोग शू जियांचू पर अपने देशवासियों की हत्या का आरोप लगाना चाहते थे, लेकिन अब वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सभी लोग चौंककर शू जियांचू को देखने लगे। क्या उसकी शक्ति खुद की एक समान छाया बनाने की थी? लेकिन छाया स्पष्ट रूप से शू जियांचू से थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा यहां तक कि बंदूक की गोली भी ग्रे छाया को भेद नहीं सकी। तो क्या ये वास्तविक अलौकिक प्राणी था? जब रेन शियासू इस बारे में सोच रहा था तो उसे एहसास हुआ कि जू शियांचू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। क्या इसका मतलब यह था कि जब ग्रे छाया ने उसे गोलियों से बचाया तो उसके शरीर पर कोई असर हुआ था? जू जियांचू के दो प्रतिरूपों ने फिर चारों ओर देखा और स्थिति का स्वरूप ले लिया। इसके बाद ग्रे छाया धीरे धीरे मूल जू जियांचू की ओर बढ़ गई और पीछे से उसके अंदर समा गई। अध्याय 58 मैं पैसा लाया हूँ। अनुवादक लेग संपादक लेग नवंबर AL.com पर नई कहानियां खोजें। पूरी यात्रा के दौरान रेन शियासू ने अनुमान लगाया था कि यदि टीम में कोई अलौकिक प्राणी है तो वह संभवतः यांग शियाओजिन ही होगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब पता चला कि वह जू जियांचू थी जो टीम का सबसे अदृश्य व्यक्ति था। यांग शियाओजिन के बारे में रेन शियासू को कम से कम उसके बारे में कुछ जानकारी तो मिल ही गई थी और वह जानता था कि वह खतरनाक है। लेकिन रेन शियासू ने कभी भी जू जियांचू के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जू जियांचू की ताकत को छिपाना आसान था। हालांकि ग्रे छाया बहुत मजबूत थी, लेकिन जू जियांचू एक सामान्य सैनिक ही था। इस कारण से रेन शियाओजू उसका आकलन करने में असमर्थ था। क्या अफसोस की बात है। काश उसके पास मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल होता। वह तुरंत इसका इस्तेमाल जू जियांचू पर कर सकती थी। यदि वह जू जियांचू के कौशल की नकल करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होता तो रेन शियासू के पास यात्रा के लिए और भी अधिक तुरुप के पत्ते होते। हालांकि रेन शियासू ने महल के सक्रिय होने के बाद से कभी भी मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल नहीं देखा था। उनका जन्म हुआ था कि ऐसा होना बहुत दुर्लभ होगा। इस बार जू जियांचू ने भरी और कहा, मैं बस सभी को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। रेन शियासू ने बगल से देखा लेकिन यह नहीं बता सका कि जू जियांचू ईमानदार था या नहीं। वास्तव में शू जियांचू के बारे में कोई बुरी धारणा नहीं थी। इससे पहले जब लियू बो और बाकी लोगों ने उसे बहिष्कृत किया था तो शू जियांचू ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन निश्चित रूप से रेन शियासू को उसके बारे में भी अच्छी धारणा नहीं थी। यदि उस हमलावर सैनिक ने अभी अपनी पिस्तौल नहीं निकाली होती तो जू जियांचू शायद कोई कदम नहीं उठा पाता। रेन शियासू ने पलटकर यांग शियाओजिन की तरफ देखा। उसने देखा कि यांग शियाओजिन अपनी पहली जैसी शांत अवस्था में लौट आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अलौकिक प्राणियों में कोई महत्व ही नहीं था। क्या उत्सुकता नहीं है? रेन शियासू ने पूछा। मैं हूं, यांग जियाओजिन ने शांति से कहा। रेन शियाओजू अवाक रह गई। उसकी जिज्ञासा बहुत ही प्रारंभिक थी। अचानक जू जियांचू ने रेन शियासू को देखा और कहा, क्या आप डॉक्टर नहीं हैं? क्या आप उनकी चोटों को देख सकते हैं? समूह में शामिल होने से पहले वान कांगयांग ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसलिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ। रेन शियासू बस उठ खड़ा हुआ और उस सैनिक के पास गया जिसे चाकू मार दिया गया था और उसके बगल में बैठ गया। फिर वह जू जियांचू की ओर मुंह करके बोली, वह बहुत बुरी तरह से घायल है लेकिन जंगल में कोई चिकित्सा आपूर्ति नहीं है। इस समय सैनिक ने पीला चेहरा बनाकर पूछा, मैं अब और कितने समय तक जीवित रह सकता हूँ? रेन शियासू ने एक पल सोचा और कहा, 10 मिनट। टूट गया। रेन शियासू ने उसे देखा और कहा, नहीं, 8, 7। सितम डर गया। मैंने उसे कमजोर जगहों और अंदरूनी अंगों पर लात मारने से परहेज किया, इसलिए उसे इस तरह मत डराओ। जू जियांचू ने कहा, मैंने वान कोंगयांग से सुना है कि आपके पास एक बेहद कारगर दवा है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर घावों के इलाज के लिए किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप इसे अपने साथ जंगल में नहीं लाए होंगे। रेन शियासू ने दुखी होकर कहा, मेरी दवा बहुत महंगी है। क्या तुम इसके पैसे दोगे? मैं सिर्फ गाइड हूँ, तुम्हारा साथ देने वाला डॉक्टर नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं वह बनूं तो तुम्हें मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे। कहने की जरूरत नहीं कि रेन शियासू के पास वास्तव में काली दवा की 2 शीशियां थीं। जू जियांचू हैरान रह गया। मैंने रास्ते में अपना पैसा खो दिया। उसने अपनी नजर दूसरों पर घुमाई और सोचा कि सबको अपने साथियों की जान बचाने के लिए एक साथ मिलकर पैसे जमा करने को कहूं। असल में जू जियांचू किसी को मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ दूसरों को कुछ भी गलत करने से रोकना चाहता था। हालांकि बाकी लोग दूर देखने लगे क्योंकि वे मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। खास तौर पर लुओ शिन्यू। ये घायल सैनिक दुष्ट इरादों से उसे देखता रहा था। ये देखकर कि कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं था, रेन शियासू उन्हें ये भूल जाने के लिए कहने ही वाला था। लेकिन रेन शियासू के बगल में जमीन से एक कमजोर आवाज आई।
मैं पैसे लाया हूँ। रेन शियासू ने सोचा कि इस व्यक्ति की जीने की इच्छा कितनी प्रबल थी। उसने पूछा, तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? क्या ये बाईं जेब में है या दाईं जेब में? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे घाव पर टाँका लगाना नहीं आता, इसलिए यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करेगा कि दवा लगाने के बाद घाव ठीक हो जाता है या नहीं। बाकी लोग दंग रह गए। अगर आप सिर्फ दवा लगा दें और घाव पर टाँके न लगाएं तो क्या ये कारगर होगा? लुओ शिन्यू ने कहा, मेरे पास सिलाई किट है, लेकिन खून देखकर मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो फिर मुझे सिलाई करने दो, जू जियांचू ने कहा। रेन शियासू ने पहले ही सिपाही की जेब से पैसों का एक बंडल निकाल लिया था। मैं तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, इसलिए मैं सिर्फ 1200 युआन लूंगा। ठीक है। सैनिक का मूड तब बेहतर हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसे मरना नहीं है। फिर उसने रेन शियासू से कहा, धन्यवाद। वांग लेई से आभार प्राप्त हुआ। जोड़ 1। रेन शियासू की आंखें चमक उठी क्योंकि उसके आभार टोकन फिर से बढ़ गए। वांग लेई के धन्यवाद के बाद उसके टोकन आखिरकार 77 तक पहुंच गए। वह हथियार को अनलॉक करने के एक और कदम करीब था। शिविर स्थल पर तनाव थोड़ा कम हो गया था। रेन शियासू की हरकतों ने माहौल को कम तनावपूर्ण बना दिया था और सभी को यह भी एहसास हुआ कि भले ही जू जियांचू ने किसी को निर्णायक रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वह वास्तव में एक निर्दयी और क्रूर व्यक्ति नहीं था। अगर जू जियांचू क्रूर होता तो सबको उससे सावधान रहना पड़ता। आखिरकार उसके जैसे अलौकिक प्राणी का अपने आसपास होना बहुत खतरनाक था। सैनिक के घाव पर टांके लगाते हुए जू जियांचू ने कहा, मुझे अब आप लोगों से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। गढ़ में रहने वाले लोगों को सिर्फ इतना पता चला कि जिंग पहाड़ों में एक पूर्व प्रलय सभ्यता के खंडहर मौजूद थे। वे हमारे निजी सैनिकों को यहाँ केवल नक्शा बनाने और मार्गों को चार्ट करने के लिए भेज रहे हैं ताकि बाद में मुख्य सैनिकों द्वारा अन्वेषण की सुविधा मिल सके। असल में हम यहाँ आने से पहले ये भी नहीं जानते थे कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ आने के बाद मैंने पाया कि जिंग पर्वतों में कुछ गड़बड़ चल रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर जिंग पर्वतों का रहस्य जंगली जानवरों को विकसित कर सकता है तो क्या यह मनुष्यों के लिए भी उपयोगी साबित होगा और हमारे जैसे अलौकिक प्राणियों की भी मदद करेगा। इसलिए मैंने हमसे आगे बढ़ने पर जोर दिया। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपने मिशन छोड़ दिया है? लियू बू ने पूछा। उस समय मुझे लगा कि यह बहुत खतरनाक हो रहा है। मैंने एक अलौकिक प्राणी के रूप में अपनी पहचान उजागर न करने के लिए हार मानने का फैसला किया। मैं गढ़ से मुख्य सैनिकों का पीछा कर सकता हूं और बाद में फिर से यहां वापस आ सकता हूं क्योंकि यह बहुत सुरक्षित होगा, जू जियांचू ने जवाब दिया। रेन शियासू को पता था कि जू जियांचू ने सचमुच मिशन को छोड़ देने के बारे में सोचा था। ऐसा कहने के बाद जू जियांचू ने कुछ देर रुककर कहा, लेकिन मैं अब गढ़ में वापस नहीं जा सकता। आप सभी ने गढ़ में अलौकिक प्राणियों के साथ किए गए व्यवहार को देखा है। अगर मैं वापस गया तो मैं लगभग खत्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं जिंग पर्वत की गहराई में जाकर इसका पता लगाऊंगा। अगर तुम गढ़ 112 में जाना चाहते हो तो हम यहीं अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। जिंग पर्वत और गढ़ 112 की गहराई दो अलग अलग दिशाओं में थी। एक उत्तर पूर्व में थी जबकि दूसरी उत्तर पश्चिम में थी। हर किसी के सामने दो विकल्प थे। एक था जू जियांचू को टीम से अलग होने देना, जबकि दूसरा था उसका अनुसरण करना। कैंप साइट पर कोई भी कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब दूसरों के पहले निर्णय लेने का इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, यांग शियाओजिन ने शांति से कहा। यहाँ बहुत खतरा है। जिंदा बाहर निकलने का सबसे पक्का तरीका तुम्हारे जैसे किसी अलौकिक प्राणी का पीछा करना है। रेन शियासू ने अपनी स्मृति को टटोला और महसूस किया कि यह वह सबसे बड़ी बात थी जो यांग शियाओजिन ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान कही थी। लेकिन उसे लगा कि यांग शियाओजिन झूठ बोल रही है। उसका मूल लक्ष्य भी जिंग पर्वत की गहराई तक पहुंचना होना चाहिए। रेन शियासू को यांग शियाओजिन पर शक होने लगा था। उसे लगा कि वह भी एक अलौकिक प्राणी हो सकती है। अध्याय 59, एक सुअर पेड़ से टकराता है। अनुवादक लेगे संपादक लेगे यांग शियाओजिन के जू शियांचू के साथ जिंग पहाड़ों पर जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अपनी राय जाहिर करने वाली पहली व्यक्ति एक लड़की होगी। लेकिन यांग शियाओजिन ने जो कहा वह बहुत ही उचित था। यहाँ बहुत सारे खतरे छिपे हुए हैं। एक अलौकिक प्राणी के आसपास होने से वह सभी को अधिक सहज महसूस कराएगा। यदि वे किसी अलौकिक प्राणी के संरक्षण के बिना होते तो भले ही वे जिंग पर्वत की गहराई में न जाते, वे गढ़ 112 तक भी सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच पाते। कुछ देर की खामोशी के बाद किसी और ने कहा, मैं भी चलूंगा। मैं जा रहा हूं। अचानक सभी ने जू शियांचू का अनुसरण करते हुए जिंग पर्वतों तक जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी मूर्ख नहीं थे। तभी लुओ शिन्यू ने रेन शियासू से फुसफुसाकर कहा, क्या तुम भी जा रहे हो? रेन शियासू स्पष्ट रूप से हैरान था। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, लुओ जिन्यू ने कहा। रेन शियासू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बहन, हम एक दूसरे से इतने परिचित नहीं हैं, तो तुम ऐसा क्यों जताने की कोशिश कर रही हो कि हम बहुत करीब हैं? उसने लुओ शिन्यू को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह जू शियांचू की ओर मुड़ा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दूर आसमान में अचानक एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। जू जियांचू ने आसमान की ओर देखा और कहा, चलो जल्दी से थोड़ा आराम करते हैं। चूंकि तुम सभी ने मेरा अनुसरण करने का फैसला किया है, इसलिए हम उजाला होते ही निकल पड़ेंगे। अब याद रखो, पूरी टीम को मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर फिर भी कोई मेरे खिलाफ जाता है तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आने में संकोच नहीं करूंगा। फिर उसने सैनिकों को कुछ टहनियां उठाने के लिए कहा और उन्हें एक स्ट्रेचर पर बांध दिया। जिस सैनिक को लात मारी गई थी वह अभी भी अपने आप चल सकता था, लेकिन जिसे चाकू मारा गया था वह नहीं चल सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जू शियांचू वास्तव में घायलों को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहा था। अब उन सभी को अपने वाहन छोड़ने पड़े क्योंकि अचानक घना जंगल आ गया था। अगर उन्हें एक और व्यक्ति को ले जाना पड़ा तो यह उनके लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। टीम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्ट्रेचर उठाने को तैयार हो क्योंकि एक सामान्य वयस्क पुरुष वास्तव में बहुत भारी होता है। यहाँ तक कि कुछ वयस्क महिलाएं भी भारी होती हैं, पुरुष तो और भी भारी होते हैं। इस समय रेन शियासू थोड़ा हैरान था। क्या जू जियांचू कोई ऐसा व्यक्ति था जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा था या वह जानबूझकर उन्हें जीतने की कोशिश कर रहा था? घायल वांग लेई की आंखों से आंसू छलक आए और वह बार बार जू जियांचू से धन्यवाद सर कहते रहे। जब रेन शियासू ने उनका धन्यवाद सुना तो उन्हें एक साहसिक विचार सूझा। स्ट्रेचर बनने के बाद जू जियांचू ने पूछा, कौन उसे मेरे साथ ले जाने को तैयार है? मुझे उसे उठाने दो। रेन शियासू ने स्वयं ही आगे कदम बढ़ाया। उसके आसपास के सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए। रेन शियासू, क्या तुम इतने अच्छे हो? जू जियांचू ने एक पल सोचा और कहा, चूंकि तुम जंगल से सबसे ज्यादा परिचित हो इसलिए तुम्हें आगे से आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा तुम अभी भी जवान हो, इसलिए मुझे डर है कि तुम एक वयस्क व्यक्ति का वजन नहीं उठा पाओगे। रेन शियासू को चिंता होने लगी थी। नहीं, मुझे आज उसे उठाना ही है, चाहे कुछ भी हो।
जो भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। बाकी सब अवाक रह गए। सब अवाक थे, क्या आजकल अच्छे काम करने के लिए भी धमकी भरे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। आधे घंटे बाद रेन शियासु और जू शियानचू एक साथ स्ट्रेचर ले जा रहे थे, लेकिन रेन शियासु को यह बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। आखिरकार अब वह असाधारण रूप से मजबूत हो गया था। रेन शियासु ने वांग लेई पर दवा लगाई, उसके बाद वांग लेई ने रेन शियासु को धन्यवाद दिया। आभार टोकन जोड़ 1। जब वे वांग लेई को ले गए तो वांग लेई ने रेन शियासु को धन्यवाद दिया। आभार टोकन जोड़ 1। रास्ते में रेन शियासु ने वांग लेई के प्रति बहुत चिंता दिखाई और उससे पूछता रहा कि उसे भूख या प्यास तो नहीं लगी है। इसके साथ ही वांग लेई ने उसे फिर से धन्यवाद दिया। आभार टोकन जोड़ 1। रेन शियासु को वास्तव में एक दिव्य हथियार मिलने की उम्मीद नहीं थी जिसके साथ वह अपने आभार टोकन को बढ़ा सकता था। केवल आधे घंटे में रेन शियासु के आभार टोकन 82 तक पहुंच गए। जू जियानचू को यह थोड़ा अजीब लगा। उसकी नज़र में रेन शियासु स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करता था। फिर वह अचानक इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया? उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जू जियानचू रास्ते भर इस बारे में सोचता रहा। अगर रेन शियासु का कोई छिपा हुआ मकसद था तो वह क्या करेगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह बहुत सोचने के बाद भी इसका पता नहीं लगा सका। घने जंगल में चलना आसान नहीं था। रेन शियासु ने पहले कभी इतना घना जंगल नहीं देखा था। वह आखिरी बार 1 साल पहले ही यहाँ आया था, लेकिन जब उसने अपने सामने जंगल को देखा तो उसे लगा कि उसे यहाँ आए हुए कई दशक हो गए हैं। ये जगह बहुत ज्यादा बदल गई है। रेन शियासु वांग लेई से बीच बीच में बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर समय आसपास के माहौल पर नजर रख रही थीं। चलते चलते रेन शियासु ने जानबूझकर उस जगह पर नजर डाली जहां उसने चूहे को फेंका था। हालांकि चूहे के अवशेष कुछ ही घंटों में हड्डियों के ढेर में बदल चुके थे। इससे पता चला कि आसपास चींटियों जैसे कुछ मैला ढोने वाले कीड़े अवश्य होंगे। आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लुओ शिन्यू जू जियानचू के करीब चिपक गई, जैसे कि उसने उसमें बहुत रुचि विकसित कर ली हो। रेन शियासु ने देखा कि लुओ शिन्यू ने कई बार अपना पूरा शरीर जू शियानचू पर चिपका दिया था। हालांकि जू शियानचू हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखता था। इस समय रेन शियासु को लुओ शिन्यू के इर्द गिर्द एक परिचित माहौल महसूस हुआ, क्योंकि यह उसे शहर की कुछ महिलाओं की याद दिलाता था। इसलिए गढ़ की महिलाएं भी अवचेतन रूप से खतरनाक माहौल में एक सहायक व्यक्ति की तलाश करती हैं। रेन शियासु ने फिर से यांग शियाओजिन की ओर देखा, लेकिन उसने केवल उसे अपनी 2 बंदूकें पकड़े हुए और हर समय उन्हें दूसरों पर तानते हुए देखा। लुओ जिन्यू और यांग शियाओजिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। दोपहर के समय जू जियानचू ने रेन शियासु से पूछा, क्या आप यहाँ सभी के लिए कुछ खाना ढूंढ सकते हैं? रेन शियासु ने अपना ध्यान कहीं और लगाते हुए कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। क्या ऐसा लगता है कि मैं जब चाहूँ खाना धो सकता हूँ? अगर मैं कहूँ कि सुअर के पेड़ से टकराऊंगा तो क्या सुअर के पेड़ से टकराएगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने सामने कई 100 मीटर दूर एक जोरदार आवाज सुनी। उसके तुरंत बाद पेड़ की हत्या की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज पुराने पेड़ों से टकरा गई हो। सभी ने रेन शियासु को अजीब तरह से देखा, जबकि जू जियानचू ने उन्हें आगे बढ़ाया और सावधानियों से उनके पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने देखा तो वे ये देखकर हैरान हो गए कि एक सुअर सचमुच एक पेड़ से टकरा गया था। इस समय सुअर के पेड़ों के पास लेटा हुआ पुनरुत्थान के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि पेड़ों से टकराने के बाद वह इतना आश्चर्यजनक था कि वह बिल्कुल भी नहीं सो सका। ग्रे छाया शू शियानचू से अलग हो गई और कई मीटर ऊपर हवा में उछल गई। जब वह वापस नीचे आई तो उसने सुअर से सिर पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह धरती पर गिर गई। लेकिन किसी को भी उस ग्रे छाया की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वे अचंभित होकर रेन शियासु को घूर रहे थे। लियू बुस ने हंसते हुए कहा, हम दोपहर के भोजन में कुछ शिकार का मांस खा सकते हैं। रेन शियासु, शाबाश, तुमने जो कहा वह सच हो गया। हर कोई मुस्कुरा रहा था। कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मुस्कुराता नहीं। वह पलटा और शहर की दिशा में देखने लगा, क्योंकि वह यान लियुवान की चिंता हो रही थी। केवल रेन शियासु ही जानता था कि यान लियुवान ने उसके लिए फिर से किसी इच्छा की होगी। वह अभी भी साइड इफेक्ट के कारण होने वाले दर्द से पीड़ित होगा। वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि बड़ी बहन शियाओयू और झांग जिंगलिन उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। नवंबर AL.com पर नए अध्यायों का अनुसरण करें। रेन शियाओजू चुप हो गया। उन्होंने भविष्य में इस तरह के अटकलें लगाने वाले शब्द से बचने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। अन्यथा वह भाग्यशाली होगा, यान लियुवान के लिए उतना ही खतरनाक होगा। रेन शियासु ने अपने मन में एक आह भरी, कितना पागल। इस समय रेन शियासु को शहर लौटने की अपूर्व इच्छा थी। वह जानना चाहती थी कि यान लियुवान ठीक है या नहीं। अध्याय 60, मुझे तुम पसंद हो। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। कल रात घने जंगल में जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां बहुत डर लग रहा था। लेकिन पूरी सुबह चलने के बाद भी समूह को अभी तक किसी खतरनाक चीज का सामना नहीं करना पड़ा। एकमात्र चीज जो संभवतः उनके लिए खतरा पैदा कर सकती थी वह था सुअर, लेकिन वह सीधे एक पेड़ से जा टकराया था। रेन शियासु यात्रा के दौरान बड़े जानवरों के मल के किसी भी निशान की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि रेन शियासु ने अपनी सतर्कता कम नहीं की, क्योंकि वह अभी भी ये पता नहीं लगा सका था कि मछली के टुकड़े और हड्डियां क्यों गायब हो गईं, साथ ही जूशिया का शरीर क्यों गायब हो गया। उन्होंने जंगल में एक छोटा सा स्थान ढूंढा और वहां ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वे यहाँ शिविर लगाने की योजना बना रहे थे। चूंकि पिछली रात सभी को नींद नहीं आई थी, इसलिए वे आज जल्दी सो जाना चाहते थे। अन्यथा कोई भी इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था। जू जियानचू ने संगीन से सुअर का चीर-फाड़ किया। जल्द ही खून की गंध पूरे मैदान में फैल गई। रेन शियासु ने उसे याद दिलाया, मत सोचो कि तुम कल के लिए कोई अधूरा खाना छोड़ सकते हो। जंगल में बहुत सारे खतरे खून की गंध से पैदा होते हैं। फिर रेन शियासु ने जमीन की ओर इशारा किया। काली चींटियों का झुंड यहाँ पहले से ही इकट्ठा था। उनमें से हर एक का आकार लगभग एक उंगली के पैर जितना था और वे असाधारण रूप से भयानक लग रहे थे। जब आप दिन के समय घूम रहे होते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वे सिर्फ खून की गंध के जरिए भोजन के स्रोत की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन रात के समय अगर आप खून की गंध वाले क्षेत्र में सोते हैं तो आप उनका भोजन बन जाएंगे। चींटियों द्वारा काटने के बाद स्रावित फॉर्मिक एसिड आपको मरने जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। जू जियानचू ने सिर हिलाया। समझ गया, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जू जियानचू से आभार प्राप्त हुआ। जोड़ 1। रेन शियासु दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि जू शियानचू वाकई एक ईमानदार व्यक्ति था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोपहर के समय सभी लोग भूख से व्याकुल होकर भुने हुए सुअर के मांस पर टूट पड़े। जब रेन शियासु मांस खा रहा था तो लुओ शिन्यू ने अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में एक सीट ले ली। लुओ शिन्यू ने मासूमियत से कहा, मुझे लगता है कि जंगल में एक दिलचस्प जीवन जीना संभव है।
ये वाकई रोमांटिक लगता है। रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अस्तित्व के बारे में है। इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है। जंगल में रेन शियासू ने पहले कभी रोमांटिक शब्द नहीं सुना था। इसके अलावा जंगल में जो कुछ भी हुआ उसे कभी भी रोमांटिक शब्द से नहीं जोड़ा जा सकता। कभी कभी रेन शियासू को महसूस होता था कि एक शरणार्थी के रूप में उसकी मानसिकता और घर से आए लोगों की मानसिकता के बीच बहुत बड़ी खाई थी। लुओ शिन्यू ने रेन शियासू के खंडन को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि आप बहुत आकर्षक हैं? रेन शियासू ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह जू शियाचू के साथ सड़क पर हुई रुकावट के बाद उसे खोजने आई थी? उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन लुओ जिन्यू उसके पास ही रहा और वहां से नहीं गया। वास्तव में लुओ शिन्यू की अपनी योजनाएं थीं। रेन शियासू का अनुसरण करके वह कम से कम इस स्थान पर भूखी तो नहीं रहेगी। दूसरों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन लुओ शिन्यू को एहसास हो गया था कि रेन शियासू निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। एक सामान्य युवा एक वयस्क व्यक्ति को भागते समय कैसे घसीट सकता है? यहां तक कि जू जियांचू भी शायद ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार लुओ शिन्यू को लगा कि प्रेरणा के दौरान पुरुषों के आवेगपूर्ण व्यवहार की संभावना सबसे अधिक होती है। शहर में भी संभवतः यही स्थिति थी और गढ़ में भी। उसे बस इतना करना था कि वह इस युवक के प्रति अधिक दोस्ताना व्यवहार करे और वह उसके लिए हर तरह की मुश्किलें झेलने को तैयार हो जाएगी। वास्तव में वह रेन शियासू को अपने वास्तविक रूप से फायदा उठाने से भी गुरेज नहीं करेगी। क्या गढ़ में ऐसी घटनाएं कभी कभार ही होती थीं? शायद ही कभी। सीधे शब्दों में कहें तो वह सुरक्षित महसूस कर रही थी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसे वह काम में ले सके। वास्तव में लुओ शिन्यू भी जू शियानचू से अपनी रुचि कर सकती थी। अभियान शुरू होने से पहले लुओ शिन्यू ने जू शियानचू से बातचीत करने के लिए एक से अधिक बार संपर्क किया था, लेकिन हर बार उसे झिड़क दिया गया था। लुओ शिन्यू की नजरों में जू जियांचू एक जीवंत व्यक्ति था जो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर कोई खतरा होता तो यह बहुत संभव था कि जू जियांचू उसे तुरंत छोड़ देता। जहां तक लियू बुस का सवाल है तो कहने की जरूरत नहीं कि वह एक प्यारा व्यक्ति था। उनके राय में रेन शियासू एक शरणार्थी के रूप में जो अभी तक दुनिया नहीं देखता है, उसके आकर्षण का विरोध कैसे कर सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वास्तव में लुओ शिन्यू और लियू बो का सामना होने पर एक अलग ही अंदाज था। वे चट्टानों को गढ़ से आए लोगों से कमातर समझते थे। वे लोग नहीं थे, बस माल या सामान थे। रेन शियासू ने अपनी आवाज को नियंत्रित किया और लुओ जिन्यू से कहा, लेडी कृपया मुझसे दूर रहो। इसके बाद लुओ शिन्यू ने फैसला किया कि उसे और अधिक स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने निराश होते हुए कहा, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हो सकती है? उत्साहित मैं रेन शियाओजू दंग रह गया। क्या हुआ? नो वी ए एल्बन कॉम पर नया अध्याय पढ़ें। लुओ शिन्यू रेन शियासू के करीब जघन्य जैसे कि वह उसे कुछ गुप्त बात कह रही हो। वह इतने करीब आ गई कि उसका शरीर लगभग उसकी बांह को छू रहा था। जब वह बोल रही थी तो उसकी सांसों से फूलों की खुशबू आ रही थी। मुझे तुम पसंद हो। रेन शियासू का फेस ग्रेज में बदल गया। तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। लुओ शिन्यू आश्चर्यचकित था। उफ, यांग शियाओजिन, जो अपने बगल में पानी की बोतल से पानी पी रही थी, ने एक ही बार में सब कुछ उगल दिया। जाहिर तौर पर उसे एहसास हुआ कि उसे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। उसने जल्दी से ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। इस बीच लुओ शिन्यू ने कभी नहीं सोचा था कि रेन शियाओजू उसके प्रति इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। क्या एक आम व्यक्ति इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा? उनके शब्दों पर किसको ध्यान देना चाहिए? उसका दिमाग खराब हो गया होगा, है ना? इस बार लुओ शिन्यू को आश्चर्य हुआ कि उसने क्या गलत निर्णय लिया है। लुओ शिन्यू को यह पता नहीं था कि रेन शियासू ने शहर में रहने के दौरान इस तरह के कई प्रलोभन के मामले देखे थे। जब से उसने शिकार करना सीखा है तब से बहुत सी महिलाएं उसके पीछे पड़ गई हैं। यही कारण था कि यान लियुआन शुरू में शियाओ यू से इतना सावधान था। लुओ शिन्यू को अभी भी यही लग रहा था कि वह काफी अनुभवहीन है, लेकिन असल में रेन शियासू ने ऐसा कुछ देखा था कि अगर उसे सब कुछ पता चल जाए तो वह डर जाएगी। रेन शियाओजू ने मन ही मन उपहास किया। वह लुओ शिन्यू जैसी महिला को नहीं चाहेगा, भले ही वह खुद को उसके अधीन कर दे। अगर उसे खिलाना पड़े तो यह उसके भोजन की बर्बादी होगी। अतीत में उसने सोचा था कि गढ़ में रहने वाले सभी लोग होशियार होंगे। अंततः श्री झांग ने उल्लेख किया कि अधिकांश पुस्तकें गढ़ में रखी गई थीं। इसलिए रेन शियासू ने सोचा कि लोग जितना अधिक पढ़ेंगे वे उतने ही होशियार होंगे। हालांकि लियू बू और लुओ शिन्यू दोनों ही उसकी समझ को हिला रहे थे। बेशक गढ़ में 2 अधिकारी वांग कांगयांग और जू जियांचू जैसे चतुर लोग भी थे। लुओ शिन्यू ने शांति से कहा, यदि आप मुझे यहाँ से जीवित रहने में मदद करते हैं तो जब हम गढ़ 113 पर वापस आएंगे तो मैं आपके लिए गढ़ में 3 जगहों के लिए लड़ूंगा। रेन शियाओजू उठकर जाने लगा। आप किस भावना सा देने की कोशिश कर रहे हैं? आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि आप ही गढ़ में निर्णय लेते हैं। रेन शियाओजू मूर्ख नहीं था। उसे लगा कि अगर उसने लुओ शिन्यू पर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल किया तो वह शायद अपनी उन्नत डांग मारने की स्किल